कहानी शुरू होने से पहले इस कहानी को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अध्याय 61 छोटी छोटी तरकीबें। इस लिंक पेपैल का इस्तेमाल करके मुझे डोनेट करने में संकोच न करें। मी नूब ट्रांसलेटर या पट्रियन। एक दिन इंतज़ार करने के बाद भी सोंग शियाओफेंग की मौत की कोई खबर नहीं आई। फैंग यू अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह सोंग शियाओफेंग का टारगेट था और टारगेट बनना ठीक नहीं लगता, खासकर तब जब सोंग शियाओफेंग ऐसा इंसान था जो बदला लेने के लिए हर तरह की कोशिश करता था और किसी भी नियम को नहीं मानता था। फैंग यू को पक्का नहीं था कि सोंग शियाओफेंग उस पर कब हमला करेगा। कुछ ही दिनों में पुरानी कारों का दूसरा बैच बिंग सिटी पहुंच जाएगा। क्या होगा अगर सोंग शियाओफेंग अपने आदमियों को मुनाफा भेज दे? केरिलेंको ने उसे बताया था कि ज़्यादा लग्जरी कारें नहीं बची हैं। कारों के इस आने वाले बैच और कुछ समय बाद दूसरे बैच के बाद फैंग यू को 2 साल तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। कारों के अगले 2 बैच के लिए फैंग यू का समय बहुत अच्छा था। इन 2 बैच को बेचने में फैंग यू को पूरा साल लग जाएगा। अगले साल फैंग यू के पास अपने असेट्स को कई गुना बढ़ाने का एक शानदार मौका होगा। लेकिन ऐसा होने के लिए फैंग यू को यूज्ड कारों के अगले 2 बैच से पैसे कमाने होंगे। अगर सोंग शियाओफेंग उसका आधा प्रॉफिट ले लेता है तो फैंग यू को नुकसान होगा। बेहतर होगा कि वह ये बिजनेस छोड़ दे और एक्सपोर्टेशन बिजनेस पर ध्यान दे। फैंग यू मन ही मन क्रिपल वांग को इतनी देर से काम करने के लिए डांट रहा था। साथ ही वह आग में घी डालने के तरीके भी सोच रहा था। पता चला कि क्रिपल वांग को जब पता चला कि फैंग यू की कंपनी को सोंग शियाओफेंग के आदमियों ने तबाह कर दिया है तो वह बहुत गुस्सा हुआ। वह इसलिए गुस्सा नहीं था कि फैंग यू की कंपनी खत्म हो गई थी। वह इसलिए गुस्सा था क्योंकि सोंग शियाओफेंग उससे माफ़ी मांगने के बजाय सोंग शियाओफेंग अब भी उसके इलाके में परेशानी खड़ी करने की हिम्मत कर रहा था। इससे उसकी इज्जत चली गई थी। क्रिपल वांग ने पहले ही अपने आदमियों को सोंग लाओसी को ये बताने के लिए भेज दिया था कि वह सोंग शियाओफेंग को उससे माफ़ी मांगने के लिए लाए। लेकिन सोंग लाओसी को पहले से ही दूसरे शहरों के ट्रॉयड बॉस का सपोर्ट था और उसने खुद को बिंग सिटी का नंबर 1 बॉस घोषित कर रखा था। नंबर 1 बॉस अपने ही भतीजे को अपने दुश्मन से माफ़ी मांगने के लिए कैसे ला सकता है? सोंग लाओसी ने क्रिपल वांग को सिर्फ 100,000 RMB भेजे और कहा कि जब सोंग शियाओफेंग ने ऑर्डर दिया था तो वह नशे में था। 100,000 RMB इस मामले को निपटाने के लिए एक तरह का पेमेंट था। सोंग लाओसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रिपल वांग 100,000 RMB अपने पास रखता है या पैसा ताई हुआ ट्रेडिंग को जाता है। उसने पैसे सिर्फ क्रिपल वांग को चुप कराने के लिए भेजे थे। अपने आदमियों के कहने पर क्रिपल वांग ने पैसे रख लिए। इसे सोंग लाओसी की तरफ से अच्छा काम माना गया। अगर क्रिपल वांग नहीं मानता और सोंग लाओसी पर ही आरोप लगाता रहता तो आखिर में उन्हें एक दूसरे से आमने सामने लड़ना पड़ता। अब भाई के चुप था और उन दोनों को खत्म करने के मौके का इंतजार कर रहा था। एक दूसरे से लड़ाई करने से सिर्फ भाई के को फायदा होगा और वह आखिर में बिंग सिटी पर कब्जा कर लेगा। जहां तक ताई हुआ ट्रेडिंग कंपनी की बात है, क्रिपल वांग ने अपने एक आदमी को 10,000 RMB लाने के लिए भेजा और कहा कि 10,000 RMB सोंग शियाओफेंग के नुकसान का मुआवजा है। फैंग यू ने टेबल पर रखे 10,000 RMB को आंखें मटकाते हुए देखा। मामला शांत हो जाए। वह इस मामले को कैसे शांत कर सकता है? क्रिपल वांग ने अपने पिछले जन्म में सोंग शियाओफेंग को क्यों मारा था? क्रिपल वांग ने इस बार उसे क्यों नहीं मारा? सोंग लाओसी अभी कुछ और साल जी सकता है, लेकिन सोंग शियाओफेंग को अब मरना होगा। फैंग यू ने कुछ देर सोचा और वू झीगान को क्रिपल वांग को ढूंढने के लिए अपने पीछे आने को कहा। वह अपने साथ 100,000 RMB भी लाया था। तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? क्या मैंने तुम्हें मुआवजा नहीं भेजा? क्यों? तुम्हें लगता है कि मुआवजा बहुत कम था? क्रिपल वांग ने मुंह बनाया। नहीं नहीं, मैं अपनी कंपनी की मदद करने के लिए मास्टर क्रिचेस को धन्यवाद देने आया हूँ। मुझे सोंग शियाओफेंग से मुआवजा मिला था। यह मास्टर क्रिचेस और आपके आदमियों के लिए हमारा धन्यवाद गिफ्ट है। फैंग यू ने 100,000 RMB वाला बैग क्रिपल वांग की ओर बढ़ाते हुए कहा। बैग में कोई जिपर नहीं है। 100,000 RMB को क्रिपल वांग और उसके आदमी बिना बैग खोले देख सकते हैं। क्रिपल वांग ने फैंग यू की तरफ देखा। ये बच्चा क्या सोच रहा है? मैंने उसे 10,000 RMB भेजे थे और वह वापस आकर मुझे थैंक यू गिफ्ट के तौर पर 100,000 RMB दे गया। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्रिपल वांग ने पूछा। मास्टर क्रिचेस, मैं ईमानदार रहूंगा। मुझे बस मन की शांति चाहिए थी। मुझे पता है कि आपने पहले ही सोंग लाओसी को मैसेज भेज दिए थे। मुझे विश्वास है कि आपकी वजह से सोंग लाओसी को मेरी कंपनी से कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इस बार मेरी कंपनी ने सोंग शियाओफेंग को नाराज़ कर दिया था। वह घमंडी है और नियमों को नहीं मानता। मुझे डर है कि वह फिर से बदला लेगा। फैंग यू ने कहा। क्रिपल वांग ने फैंग यू को घूरा।
उसने मन ही मन सोचा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि मेरी बातों का कोई वजन नहीं है। लेकिन उसने फैंग यू की बात पर सोचा और पाया कि फैंग यू की बात सच में सही थी। सोंग लाओसी ऐसा इंसान था जो अब भी अंडरवर्ल्ड के नियमों को मानेगा। लेकिन सोंग शियाओफेंग की रेप्यूटेशन बहुत खराब थी। इसके अलावा वह इस बात से भी दुखी था कि सोंग शियाओफेंग खुद उससे माफ़ी मांगने भी नहीं आया। अगर सोंग शियाओफेंग सच में वापस आकर ताइहुआ ट्रेडिंग कंपनी के लिए मुसीबत खड़ी कर दे तो इससे क्रिपल वांग की इज्जत गिर जाएगी। क्या सोंग शियाओफेंग फैंग यू के साथ मुसीबत मोल लेने की हिम्मत करेगा? कोई पक्का नहीं कह सकता। निश्चिंत रहो, सोंग शियाओफेंग तुम्हारे पास फिर कभी नहीं आएगा, क्रिपल वांग ने कहा। थैंक यू मास्टर क्रचेस, ये सुनकर मुझे राहत मिली। अगर आपको भविष्य में किसी भी चीज़ के लिए मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, फैंग यू ने कहा। फैंग यू टेबल पर रखे 100,000 RMB पर दूसरी नज़र डाले बिना ही चला गया। मास्टर क्रचेस, ये बच्चा बुरा नहीं है, लेकिन उसे किसी बात की चिंता नहीं है। सोंग लाओसी ने हमें पहले ही मुआवजा दे दिया था, फैंग यू ने कहा। जिगांग, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, लेकिन मुझे डर है कि तुम उसे करने को तैयार नहीं हो। वो जिगांग ने अपनी छाती थपथपाई और कहा, मैनेजर फैंग, बस मुझे बता दो कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो और मैं वह कर दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा काम कंपनी से जुड़ा है या तुम्हारी अपनी निजी चीज़ों से। तुम्हारी एक बात और मैं उसे पूरा कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी पिटाई हो, फैंग यू ने कहा। वो जिगांग ने अजीब से अंदाज में पूछा, मैनेजर फैंग, मुझे यह मत बताओ कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए रेत का बोरा बन जाऊं ताकि तुम अपना गुस्सा निकाल सको। फैंग यू ने अपना सिर हिलाया, तुम्हें मारने वाला मैं नहीं हूं। तुम्हें सोंग शियाओफेंग से पिटवाना चाहिए। उसके आदमियों ने मुझे क्यों मारा? क्या क्रिपल वांग ने नहीं कहा था कि सोंग शियाओफेंग दोबारा आकर हमें परेशान नहीं करेगा? वो जीगांग ने पूछा। अगर वह आकर हमें नहीं ढूंढता है तो हम पहल करके उसे ढूंढ सकते हैं। सॉरी जिगांग, लेकिन तुम्हें थोड़ा दुख उठाना पड़ेगा। जब ये बात खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें 10,000 RMB दूंगा। मैनेजर फैंग, मैं आपके पैसे नहीं लूंगा। ये तो बस मार है। मैं अभी भी मार खा सकता हूँ, लेकिन मुझे उनसे क्यों मार खानी पड़ रही है? वो जिगांग को अभी भी समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, जब तक तुम मुझसे ये काम पूरा करने का वादा करो। तुम्हें पैसे रखने होंगे, ये तुम्हें मुआवजा देने के लिए है। आज रात हम नाइट क्लब के बॉलरूम में खेलने के लिए मज़े करेंगे। इस बारे में किसी को मत बताना, भाईली को भी नहीं, फैंग यू ने कहा। नॉर्थ ईस्ट चीन में एक पुरानी कहावत थी, या तो शांति और सन्नाटा रहता है या फिर धमाका हो जाता है और मामला और बिगड़ जाता है। रात फैंग यू और वू जीगांग गाड़ी से निकले। लिशिकियांग को लगा कि फैंग यू मोटर फैक्ट्री जा रहा है और उसने कुछ नहीं पूछा। याद रखना, बाद में जब तुम्हें पीटा जाए तो जोर से चिल्लाना, ऐसे चिल्लाना जैसे तुम्हें बहुत दर्द हो रहा हो, फैंग यू ने वू जीगांग को याद दिलाया। निश्चिंत रहो, मुझे पता है कि क्या करना है, वू जीगांग ने जवाब दिया। तुम्हें पलटकर नहीं लड़ना है और अपने हाथों से अपने सिर को बचाना है। अपने शरीर को सिकोड़ लो, फैंग यू ने कहा। मैनेजर फैंग, आपने 6 बार दोहराया था, वू जीगांग ने कहा। क्या तुम्हें याद है? फैंग यू ने गुस्से से कहा। हाँ, मुझे याद है, वू जीगांग ने जवाब दिया। कुछ नाइट क्लब में जाने के बाद फैंग यू को अपनी लैंड रोवर मिल गई। ऑटम नाइट क्लब। फैंग यू आगे आगे चला और वू जीगांग उसके पीछे पीछे चला। उसने दांत पीस लिए। पिटाई के लिए 10,000 RMB मिलना उसके इस बात के लिए राजी होने की मुख्य वजह नहीं थी। फैंग यू पर बड़ा एहसान करना ही मुख्य वजह थी। उसने फैंग यू की मदद की और वह जानता है कि फैंग यू भविष्य में उसका ख्याल रखेगा। नाइट क्लब में बहुत भीड़ थी। फैंग यू ने आसपास देखा और देखा कि सोंग शियाओफेंग अपने आदमियों के साथ एक कोने में खड़ा था। फैंग यू ने वू जिगांग से बात की और सोंग शियाओफेंग की तरफ चल दिया। ऐसा लगा जैसे उन्होंने सोंग शियाओफेंग को देखा ही नहीं। अध्याय 62। हर कोई अभिनय कर सकता है। इस लिंक पेपैल का इस्तेमाल करके मुझे डोनेट करने में संकोच न करें। मी नूब ट्रांसलेटर या पट्रियन। सोंग शियाओफेंग को पिछले कुछ दिनों से उसके चाचा सोंग लाओसी ने घर पर ही रहने को कहा था। हालांकि सोंग लाओसी के विला में सब कुछ है, फिर भी वह बोर हो रहा था। आज उसे आखिरकार अपने चाचा के विला से जाने की इजाज़त मिल गई और वह तुरंत अपने आदमियों को नाइट क्लब ले आया। उसे बस अलग अलग लड़कियों के साथ खेलने का एहसास पसंद है। उसके शब्दों में हर लड़की का अपना फ्लेवर होता है। जैसे ही उसने एक टारगेट देखा और लड़की को पकड़ने के लिए अपने आदमियों को भेजने ही वाला था, उसे कोई ऐसा दिखाई दिया जो पिछले कुछ दिनों से उसके दिमाग में था। क्योंकि यह बच्चा उसके सामने आ गया था, इसलिए उससे कुछ पैसे न लेना बेकार होगा। सोंग शियाओफेंग को अभी भी टॉड के मेडिकल खर्च का पेमेंट करना है। क्योंकि वह यहाँ फैंग यू से मिलता है, इसलिए उसने फैंग यू से टॉड के खर्च का पेमेंट करने के लिए कहने का फैसला किया। वैसे भी फैंग यू ने ही क्रिपल वांग से टॉड के पैर तुड़वाए थे।
फैंग यू वू जीगान के साथ बैठने के लिए जगह ढूंढ रहा था, तभी उसने देखा कि दो आदमी उनके सामने आ गए। तुम दोनों, मास्टर सॉन्ग ने तुम्हें वहां आने के लिए कहा था, उन दो आदमियों में से एक ने कहा। फैंग यू और वू जिगान की नज़रें मिलीं और बिना कुछ बोले वे सॉन्ग शियाओफेंग के आदमियों के पीछे चले गए। सॉन्ग शियाओफेंग पैर क्रॉस करके सोफे पर पीछे की ओर झुका हुआ था। उसके हाथ में विस्की का गिलास था। क्या ये भाई फैंग नहीं है? आप आज यहाँ कैसे हैं? सॉन्ग शियाओफेंग ने पूछा। मैं बस वहाँ से गुजर रहा था और मैंने ड्रिंक के लिए अंदर आने का सोचा। मास्टर सॉन्ग, आप भी यहाँ हैं? मास्टर सॉन्ग की टेबल का बिल मेरे पास ले आइए, फैंग यू ने उत्साह से कहा। ज़रूरत नहीं है मुझे। सॉन्ग जियाओफेंग को दूसरों से ड्रिंक्स खरीदने की आदत नहीं है। लेकिन मेरा भाई टॉड कुछ दिन पहले आपके ऑफिस में घायल हो गया था। आप इस मामले को कैसे सुलझाएंगे? सॉन्ग जियाओफेंग ने अपना रॉक ग्लास हिलाते हुए कहा। उसने फैंग यू की तरफ देखा भी नहीं। फैंग यू ने वू जीगान की तरफ देखा और उसे पता था कि क्या करना है। वू जीगान आगे बढ़ा और चिल्लाया, उसे हमारी वजह से चोट नहीं लगी है और हमारी कंपनी को तुम्हारे आदमियों ने बर्बाद कर दिया है। सॉन्ग शियाओफेंग ने वू जीगान को बेरुखी से देखा। उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी और उसके आदमी दौड़कर आए। बस एक कांच की बोतल की ज़रूरत थी और वू जीगान ज़मीन पर गिर गया। चारों आदमियों ने उसे घेर लिया और उस पर मुक्के बरसाने लगे। वू जीगान को पहले से पता था कि उसे पीटा जाएगा। पेट के हिस्से को बचाने वाली प्रोटेक्शन पैडिंग से उसने अपने सिर को अपनी बाहों में लपेटा और खुद को बचाने के लिए मुड़ गया। अगर उसे चोट भी लगी तो भी चोटें ज़्यादा गंभीर नहीं होंगी। वो जीगान फर्श पर जोर से चिल्लाया। उसने दया की भीख मांगी। फैंग यू ने सॉन्ग शियाओफेंग पर भी चिल्लाया, मास्टर सॉन्ग, उनसे कहो कि वे रुकें। आपको कितना मुआवजा चाहिए? बस मुझे बता दो, अगर मैं दे सकता हूँ तो मैं आपको दे दूंगा। वह जल्द ही मरने वाला है। सॉन्ग शियाओफेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक हाथ में रॉक ग्लास था और दूसरा हवा में लहरा रहा था। उसका एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे वह किसी म्यूजिक का मजा ले रहा हो और उसका हाथ रिदम पर लहरा रहा हो। उसे उन लोगों की चीखें सुनना पसंद है जो उसकी बात नहीं मानते। जितना दुखी उतना ही एक्साइटेड। इन चीखों से उसे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वह सेक्स से कहीं बेहतर है। पिटाई करीब 5 मिनट तक चलती रही। वो जिगान की चीख कमज़ोर होती जा रही थी। अचानक सॉन्ग शियाओफेंग ने अपनी बाईं मुट्ठी उठाई जैसे किसी म्यूजिक कंडक्टर का आखिरी मूवमेंट हो। उसके आदमी रुक गए और सॉन्ग शियाओफेंग के पीछे खड़े हो गए। फैंग यू जल्दी से वू जीगान को देखने गया। उसे पछतावा होने लगा। उसने ऐसा सोचा भी नहीं था। उसे लगा कि सॉन्ग शियाओफेंग के आदमी वू जीगान को बस थोड़ी देर पीटेंगे और रुक गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि पिटाई इतनी देर तक चलेगी। वू जीगान को बुरी तरह पीटा गया। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसका शरीर लगातार कांप रहा था। जब फैंग यू ने वू जीगान की आंखों में देखा तो वह अभी भी पलकें झपका पा रहा था और उसकी आंखें अभी भी बहुत साफ थीं। फैंग यू को राहत मिली। कम से कम वू जीगान के दिमाग में चोट तो नहीं लगी थी। पहले आपने कहा था कि आप टॉड की चोटों का हर्जाना देना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि एक आदमी के पैर की कीमत कितनी होती है? सॉन्ग शियाओफेंग ने विस्की पीते हुए धीरे से पूछा। 100,000 RMB, फैंग यू ने कीमत बताई। अब बिंग सिटी में औसत सालाना इनकम 1000 RMB से ज़्यादा नहीं है। 100,000 RMB कई लोगों की ज़िंदगी भर की मजदूरी है। 100,000 RMB। तुम्हें लगता है कि हम भिखारी हैं? कम से कम 400,000 RMB। मैं तुमसे मोलभाव नहीं करूंगा। 2 पैर और दूसरी चोटें, कुल 1 मिलियन RMB, और मैं इस मामले को यहीं रहने दूंगा। सॉन्ग शियाओफेंग ने मजाक उड़ाया। उसे पता था कि ताई हुआ ट्रेडिंग ने पिछले महीने कुछ मिलियन कमाए थे। 1 मिलियन RMB फैंग यू के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 मिलियन। फैंग यू ने गहरी सांस ली और कहा, मास्टर सॉन्ग, क्या 1 मिलियन बहुत ज़्यादा नहीं है? बहुत ज़्यादा। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दोनों पैर कितने के हैं? क्यों ना मैं तुम्हारे दोनों पैर तोड़ दूं और मामला यहीं खत्म हो जाए। सॉन्ग शियाओफेंग ने नफरत से कहा। कुछ लोग हालात को समझ नहीं पाते। फैंग यू अब भी उससे मोलभाव करना चाहता था। अगर फैंग यू हमेशा ऐसा ही बर्ताव करेगा तो वह अब उसके पैर तोड़ देगा और फिर भी हर्जाना मांगेगा। ठीक है, मैं 1 मिलियन दूंगा। मुझे पैसे जमा करने के लिए 3 दिन का समय दो और मैं तुम्हें भेज दूंगा, फैंग यू ने अनिच्छा से कहा। फैंग यू को देखकर सॉन्ग शियाओफेंग बहुत खुश हुआ। वह अपना गुस्सा निकाल पाया और उसे कुछ पैसे भी मिल गए। टॉड के मेडिकल खर्च देने के बाद उसके पास कम से कम कुछ लाख तो बच ही जाएंगे। मक्खी को मारने की तरह सॉन्ग शियाओफेंग ने हाथ हिलाकर फैंग यू को दफा हो जाने को कहा। फिर उसने एक सुंदर लड़की की ओर इशारा किया जो जा रही थी। पैडिंग से उसे बचाने की वजह से वू जिगान को गंभीर चोट नहीं आई। हॉस्पिटल में जांच के बाद फैंग यू को राहत मिली। वू जिगान को सिर्फ मामूली चोटें आईं।
2 इंजेक्शन के बाद उसे घर जाने की इजाज़त मिल गई। उसे बस 2 महीने तक घर पर आराम करने की ज़रूरत है। जिगान, जो हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना। निश्चिंत रहो, सॉन्ग शियाओफैंग खत्म हो गया है। फैंग यू ने कहा। उस रात फैंग यू क्रिप्पल वांग को ढूंढने के लिए कुछ जगहों पर गया। आखिर में उसे वह एक बात सेंटर के पूल में आराम करते हुए मिला। क्रिप्पल वांग ने फैंग यू को देखकर मुंह बनाया। फिर से यही बच्चा। क्या उसने सोचा था कि मुझे 100,000 RMB देने के बाद मैं उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। जब फैंग यू ने क्रिप्पल वांग को देखा तो उसने अपने चेहरे पर दया का भाव दिखाया और कहा, मास्टर क्रच, आपको मेरी मदद करनी होगी। क्या बात है? अपाहिज वांग ने पूछा। मास्टर क्रच, आज मैं एक दोस्त के साथ आराम करने के लिए नाइट क्लब गया था, लेकिन वहां हमारी मुलाकात सॉन्ग शियाओफेंग से हुई। उसने अपने आदमियों से बिना किसी वजह के मेरे दोस्त और मुझे पीटने को कहा। मेरा दोस्त बुरी तरह घायल है और अभी भी हॉस्पिटल में है। मुझे भी पीटा गया। आप मेरी चोटें देखिए, फैंग यू ने कहा। उसने तुम्हें बिना किसी वजह के पीटा? क्रिप्पल वांग ने पूछा। उसे फैंग यू की बात पर यकीन नहीं हुआ। हम ऑटम नाइट क्लब में थे। आप अपने आदमियों से पूछ सकते हैं। हम अभी नाइट क्लब में घुसे ही थे और सॉन्ग शियाओफेंग के आदमियों ने हमें तुरंत पीटा। सॉन्ग शियाओफेंग ने यह भी कहा कि भले ही टॉड के पैर मास्टर क्रचेस ने तोड़े हों, लेकिन यह मेरी कंपनी में हुआ। इसलिए मुझे उन्हें हर्जाने के तौर पर 1 मिलियन RMB देने होंगे। मेरी कंपनी अभी नई है। मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा? फैंग यू ने जवाब दिया। क्रिप्पल वांग का चेहरा बदल गया। ऊपर से देखने पर सॉन्ग शियाओफेंग ने फैंग यू और उसके दोस्त को पीटा था, लेकिन असल में यह उसके चेहरे पर एक तमाचा था। हन्फ, सॉन्ग लाओसी, इस बार ये तुम्हारा भतीजा है जिसने नियमों के हिसाब से नहीं खेला। मैं उसे रोकूंगा नहीं। अध्याय 63 युद्ध भाग 1। इस लिंक पेपैल का इस्तेमाल करके मुझे डोनेट करने में संकोच न करें। मी नू ट्रांसलेटर या पट्रियन। क्रिप्पल वांग ने फैंग यू से पहले वापस जाने को कहा। वह फैंग यू को जवाब देने से पहले इस मामले की जांच करेगा। वह फैंग यू के एक तरफा दावों पर यकीन नहीं कर सकता। उसने अपने आदमियों से कहा कि जो लोग ऑटम नाइट क्लब पर नज़र रख रहे थे उन्हें बुलाओ। हालात बिल्कुल वैसे ही थे जैसा फैंग यू ने कहा था। फैंग यू और उसका दोस्त अभी नाइट क्लब में घुसे थे और सॉन्ग शियाओफेंग के आदमियों ने उनकी पिटाई कर दी। सॉन्ग शियाओफेंग ने फैंग यू के ऑफिस में टॉड की चोटों का बहाना बनाकर फैंग यू से 1 मिलियन RMB का हर्जाना भी मांगा। फैंग यू का दोस्त कितना गंभीर रूप से घायल था, इस बारे में और जांच करने की जरूरत नहीं थी। 4 आदमियों द्वारा 5 मिनट तक पीटे जाने के लिए उसे गंभीर रूप से घायल होना चाहिए। इसके अलावा सॉन्ग शियाओफेंग ने उस दिन हुए नुकसान का पेमेंट नहीं किया था। जो फॉलोअर क्रिप्पल वांग को हालात बता रहा था, उसने उस लड़की पर सबसे पहले नज़र डाली थी जिसे सॉन्ग शियाओफेंग उस दिन वापस लाया था। इसलिए उसने बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया। उदाहरण के लिए, फैंग यू ने मास्टर क्रचेस का नाम लिया था, लेकिन सॉन्ग शियाओफेंग ने फिर भी उसे नज़रअंदाज कर दिया और अपने आदमियों से उन्हें और जोर से मारने को कहा। इस बार क्रिप्पल वांग चुप नहीं रह सकता। इस सॉन्ग शियाओफेंग ने भी अपने इलाके में इतना घमंड करने की हिम्मत की। इससे पता चलता है कि सॉन्ग लाओसी की ताकत बहुत बढ़ गई थी। अगर वह चुप रहता और इस मामले को शांत रहने देता तो 1 साल के अंदर बिंग सिटी में कोई मास्टर क्रचेस नहीं होता। बेकार, मैंने पहले क्या कहा था? हमारे नाइट क्लब में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। अगर रोज झगड़े होंगे तो हमारे नाइट क्लब में कौन आएगा? हम पैसे कहाँ से कमाएंगे? पैसे नहीं हैं तो खाएंगे क्या? क्रिप्पल वांग ने उस नाइट क्लब के जिम्मेदार फॉलोअर को डांटा। वह फॉलोअर स्मार्ट था और उसने पूछा, मेटा क्रचेस, क्या हम इस घटना के बारे में सॉन्ग शियाओफेंग को ढूंढते हैं? बेशक, मेरे इलाके में परेशानी खड़ी करने का मतलब है मुझे इज्जत न देना। जाओ और उसे ले आओ। सोंग लाओसी को खुद आकर उसे वापस ले आने दो। फैंग यू ने पूरी रात हॉस्पिटल में वू झीगान की देखभाल की। वू झीगान फिलहाल अपने परिवार को बताना नहीं चाहता। अगली सुबह फैंग यू ने अपने सामने एक जाना पहचाना आदमी देखा। वह आदमी क्रिप्पल वांग का आदमी था। मैनेजर फैंग, मैं मास्टर क्रचेस की तरफ से आपके घायल दोस्त से मिलने आया हूं और आपके लिए मास्टर क्रचेस का एक मैसेज भी लाया हूं। सॉन्ग शियाओफेंग को मास्टर क्रचेस ने पकड़ लिया है। हम सॉन्ग लाओसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। क्रिप्पल वांग के आदमी ने वू झीगान की तरफ देखा, जिसका पूरा शरीर पट्टियों से ढका हुआ था। सॉन्ग शियाओफेंग के आदमी बेरहम थे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ये पट्टियां फैंग यू ने मंगवाई थीं। इन पट्टियों की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फैंग यू ने उन्हें लाल पैकेट के पैसे दिए और कहा कि जितनी ज़्यादा पट्टियां होंगी, घाव उतनी ही जल्दी भरेंगे। लाल पैकेट मिलने के बाद डॉक्टरों ने वू झीगान पर बहुत सारी ड्रेसिंग की। उन्हें उम्मीद थी कि वे इस तरह के अनजान मरीजों से ज़्यादा बार मिल सकेंगे। मास्टर क्रचेस को धन्यवाद देने में मेरी मदद करो। ये पैसा तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को शराब पिलाने के लिए है, फैंग यू ने कहा। क्रिप्पल वांग के आदमी को बाहर भेजने के बाद फैंग यू ने वू झीगान को जगाया, जो कोमा में होने का नाटक कर रहा था।
फैंग यू ने बिस्तर के नीचे से 2 इलेक्ट्रिक पंखे निकाले और वू झीगांग पर हवा करना शुरू कर दिया। इस गर्मी और मोटी पट्टियों के नीचे घमौरियां होना आसान होगा। मैनेजर फैंग, आप पहले वापस जाए, मैं ठीक हूँ, वू झीगांग ने कहा। फैंग यू ने न सिर्फ एक रात के लिए खुद उसकी देखभाल की थी, बल्कि उसके लिए टॉयलेट वाला एक सिंगल कमरा भी अरेंज किया था। सरकारी अफसरों के साथ यही बर्ताव होता था। फैंग यू ने इस तरह के बर्ताव में बहुत समय बिताया था। मैं यहीं रहूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम खुद टॉयलेट भी नहीं जा सकते। फैंग यू ने बिस्तर पर मम्मी को देखते हुए कहा। इंजेक्शन का टाइम हो गया है, पलटकर अपने बटक्स दिखाओ। इस इंजेक्शन और 2 बोतल ड्रिप के बाद तुम्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। तुम उसके भाई हो, अगली बार अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो डॉक्टरों के काम में दखल मत देना। जाहिर है उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और फिर भी तुमने डॉक्टरों से उसके पूरे शरीर पर पट्टी बांधने को कहा। तुम उसके लिए 2 पंखे भी लाए थे। क्या तुम्हारे पास सच में बहुत ज़्यादा पैसे हैं जो तुम खर्च नहीं करोगे? एक जवान नर्स अंदर आए और इंजेक्शन और ड्रिप तैयार करते समय फैंग यू की बुराई करने लगी। फैंग यू ने अचानक देखा कि वू झीगांग की आंखें चमक उठीं और उसने अपने हिप्स दिखाने के लिए अपने शरीर को हिलाना शुरू कर दिया। फैंग यू ने अपना सिर हिलाया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि वू झीगांग क्यों चाहता था कि वह पहले वापस जाए। इंजेक्शन लगाने और ड्रिप लगाने के बाद फैंग यू नर्स के पास गया और बोला, बहन, मुझे अगले 2 दिनों तक अपने दोस्त की देखभाल के लिए आपको परेशान करना होगा। नर्स ने कहा, हमारा अस्पताल सभी मरीजों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। कोई खास इलाज नहीं है। फैंग यू ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। मेरा दोस्त तुम्हारे लिए यहाँ है। मुझे पता है कि उसकी चोटें इतनी गंभीर नहीं हैं। इस गर्मी की धूप में और मोटी पट्टियों में लिपटा हुआ, ये सब बस इसलिए है ताकि वह कुछ और दिन हॉस्पिटल में रहे ताकि वह तुम्हारे करीब आ सके। जवान नर्स का चेहरा लाल हो गया और उसने चुपके से वू झीगांग को देखा। उसे लगा कि यह आदमी बेवकूफ़ है। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उसे पसंद करता था। जो कोई इस तरह के वार्ड में रह सकता है जिसके ऊपर 2 इलेक्ट्रिक पंखे चलते हों और जो कार से हॉस्पिटल आया हो, उसका परिवार काफ़ी अमीर होगा। उसने दूसरी नर्सों से सुना कि वू झीगांग दिखने में बुरा नहीं है और उसकी हाइट लगभग 1.8 मीटर है। सोंग लाओसी बहुत गुस्से में था। उसका भतीजा ही उसके परिवार का अकेला सदस्य बचा है और उसकी कमजोरी है। वह किसी को भी माफ़ नहीं करेगा जो उसके भतीजे को छूने की हिम्मत करेगा। उन्होंने अपने कुछ दर्जन आदमियों को बुलाया और अपनी मर्सिडीज बेंज में क्रिप्पल वांग को ढूंढने निकल पड़े। क्रिप्पल वांग को पता था कि सोंग लाओसी आ रहा है और वह तैयार भी था। ऑटम नाइट क्लब में 30 से ज़्यादा आदमी, मेटल पाइप, मैचेट, शॉटगन और पिस्टन थे। अगर सोंग लाओसी सोंग शियाओफेंग को ज़बरदस्ती वापस लाना चाहता था तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किसकी ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल है। एंट्रेंस पर कुछ वैन खड़ी थीं और उनमें से कुछ दर्जन आदमी उतरे। गर्मी के बावजूद उन्होंने लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने हुए थे और उनके कपड़े फूले हुए थे। तभी एक मर्सिडीज बेंज आए और आगे का पैसेंजर दरवाज़ा खुला। सोंग लाओसी का दाहिना हाथ ली गुआंगजेंग उतरा और पीछे का पैसेंजर दरवाज़ा खोला। उसी समय उसने एक छाता खोला। सोंग लाओसी धीरे धीरे कार से उतरा और अपने आदमियों को देखा। उसने जो देखा उससे वह काफ़ी खुश था। तो क्या हुआ अगर यह क्रिप्पल वांग का इलाका है? मैं अपने साथ इतने सारे आदमी लाया था। अगर उसने आज सोंग शियाओफेंग को रिहा नहीं किया तो इस ऑटम नाइट क्लब में खून खराबा हो जाएगा। सोंग लाओसी ने मन ही मन सोचा। ली गुआंगजेंग ने अपने कुछ आदमियों को पहले नाइट क्लब में घुसने का निर्देश दिया। सोंग लाओसी और ली गुआंगजेंग धीरे धीरे नाइट क्लब में घुसे। क्रिप्पल वांग नाइट क्लब के बीच में एक टेबल पर बैठकर बियर पी रहा था। जब उसने सोंग लाओसी को अंदर आते देखा तो उसने ऊपर देखा और मजाक उड़ाया, सोंग लाओसी, तुम बहुत बिजी थे। मैंने तुम्हें कुछ बार बुलाया था और तुम आखिरकार आ गए। सोंग लाओसी क्रिप्पल वांग के सामने बैठ गया, टेबल पर रखी ठंडी बियर का एक घूंट लिया और कहा, क्रिप्पल वांग, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारा इन्विटेशन ठुकरा दिया, तुमने मेरे भतीजे को पकड़ लिया। बेहतर होगा कि तुम मुझे इसका कोई अच्छा कारण बताओ। सोंग लाओसी के बोलने का तरीका सुनकर क्रिप्पल वांग ने बियर की बोतल से टेबल पर जोर से मारा और कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हिसाब दूं? तुम्हारे भतीजे ने मेरे नाइट क्लब में कई बार मुसीबत खड़ी की है। तुम मुझे उसका हिसाब कैसे दोगे? अध्याय 64 युद्ध भाग 2। इस लिंक पेपैल का इस्तेमाल करके मुझे डोनेट करने में संकोच न करें। मी नूब ट्रांसलेटर या पट्रियन। बिंग सिटी के 2 अंडरवर्ल्ड बॉस टेबल के दूसरी तरफ बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि वे आस पड़ोस में बस यूं ही बातें कर रहे थे, लेकिन बोले गए हर शब्द में जानलेवा इरादा था। क्रिप्पल वांग, मेरा भतीजा नशे में था और नशे में लोगों का ऐसा बर्ताव करना नॉर्मल है। तुम बस किसी को मैसेज भेजने के लिए भेज सकते हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नुकसान की भरपाई नहीं करूंगा। अब तुमने अपने आदमियों को उसे पकड़ने का ऑर्डर दिया, यह मेरे मुंह पर तमाचा है। सोंग लाओसी ने उदास चेहरे से कहा।
कृपल वांग ने इतनी छोटी सी बात पर अपने भतीजे को पकड़ लिया। वह बहुत घमंडी है। नशे में, हम्फ, एक गिलास शराब के बाद नशे में हो गए। सोंग लाओसी, क्या तुम बोलते समय अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हो? तुम्हें अपने चेहरे की परवाह है तो मेरे चेहरे का क्या? कृपल वांग ने जवाब दिया। ठीक है, मैं आज तुमसे बहस करने नहीं आया हूँ। हम किसी और दिन बात कर सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। तुम पहले सोंग जियाओफेंग को रिहा करो। परिवार के लोगों को नुकसान न पहुंचाना अंडरवर्ल्ड का नियम है, सोंग लाओसी ने कहा। वह कृपल वांग से थोड़ा सावधान था क्योंकि सोंग जियाओफेंग अभी भी कृपल वांग के कब्जे में था। कृपल वांग ने हाथ हिलाया और उसके आदमियों ने सोंग शियाओफेंग और उसके साथियों को बाहर निकाला। सोंग शियाओफेंग के अलावा बाकी लोगों के दोनों पैर टूट गए थे। हालांकि सोंग शियाओफेंग के पैर नहीं टूटे थे लेकिन उसे पीटा गया था। जब उसने सोंग लाओसी को देखा तो वह लड़खड़ा गया और चिल्लाया, अंकल सी, कृपल वांग ने अपने आदमियों को मुझे पकड़ने और पीटने के लिए भेजा है। आपको मुझसे बदला लेना होगा। सोंग शियाओफेंग की बात सुनकर सोंग लाओसी का चेहरा बदल गया। उसका ये भतीजा ज़्यादा स्मार्ट नहीं था। और उसने स्कूल में कुछ ही दिन पढ़े थे, उसे अभी भी सिचुएशन को एनालाइज करना नहीं आता। तुम अभी भी कृपल वांग के कंट्रोल में हो और तुम अभी भी चिल्ला रहे हो। ज़रूर, कृपल वांग को तब बहुत गुस्सा आया जब उसने सोंग शियाओफेंग की बात सुनी। वह पहले से ही गुस्से में था जब सोंग लाओसी ने उसे कृपल वांग कहा था, और अब ये सोंग शियाओफेंग इतने सारे लोगों के सामने उसे कृपल वांग कहने की हिम्मत कर रहा है और फिर भी बदला लेना चाहता है। अपने बड़ों की कोई इज्जत नहीं। लगता है मुझे सोंग लाओसी की तरफ से तुम्हें सबक सिखाना होगा, अपाहिज वांग ने कहा। कृपल वांग के अपनी बात पूरी करने के तुरंत बाद उसके आदमियों ने सोंग शियाओफेंग को 2 जोरदार थप्पड़ मारे। सोंग लाओसी को लगा जैसे ये 2 थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़े हों। सोंग लाओसी ने उस आदमी को घूर कर देखा जिसने सोंग शियाओफेंग को थप्पड़ मारा था। वह कृपल वांग का करीबी फॉलोअर और उसका बॉडीगार्ड था। उसका स्टेटस ली गुआंगजेंग जैसा था। सोंग शियाओफेंग ने अपना मुंह खोला और अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन सोंग लाओसी चिल्लाया, चुप रहो। अगर सोंग शियाओफेंग अभी भी कृपल वांग के हाथों में नहीं होता तो सोंग लाओसी ने ली गुआंगजेंग को कृपल वांग को तुरंत मारने का आदेश दिया होता। कृपल वांग, तुमने उसे सबक सिखाया था। मैं उसे वापस लाऊंगा और उसे ठीक से सिखाऊंगा। चलो सब कुछ भूल जाते हैं और इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। सोंग लाओसी ने कहा, मैंने उसे सबक सिखाया क्योंकि उसने जो कहा, लेकिन मेरे नाइट क्लब को नुकसान हुआ है और आपको अभी भी मुझे हर्जाना देना होगा। ज़्यादा नहीं, 100,000 RMB काफ़ी होंगे, कृपल वांग ने जवाब दिया। यहाँ इतने सारे फॉलोअर्स हैं तो उसे सबको कुछ पैसे देने चाहिए और सोंग लाओसी को ही ये पैसे देने चाहिए। हर आदमी को लगभग 2 से 3,000 RMB मिलेंगे। उन्हें ये पैसे देकर उनकी लॉयल्टी भी मिल सकती है। सोंग लाओसी ने अपना गुस्सा दबाया और सिर हिलाया, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में पैसे भेज दूंगा। पहले उसे रिहा करो। अगर मुझे पैसे नहीं दिखे तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कृपल वांग बहुत समय से सोंग लाओसी को नीचा दिखाना चाहता था। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें देख रहे हैं और तुम बड़े बॉस हो। इसके अलावा अगर सोंग लाओसी ने बाद में उसे पैसे नहीं दिए तो वह क्या कर सकता है? चूंकि यह बस कुछ ही समय की बात थी कि वे युद्ध में जाएंगे, तो पहले कुछ पैसे क्यों नहीं ले लिए जाते? कृपल वांग, पहले पुलिस ने मुझे तुम्हारे घर आते देखा था। अगर आज हम हथियारों का इस्तेमाल करके भिड़ गए तो यह अच्छा नहीं होगा। सोंग लाओसी अब भी अपनी एक साफ इमेज बनाना चाहता था। वह यहाँ कोई खून खराबा नहीं चाहता क्योंकि इससे पिछले 2 सालों में बनाई उसकी साफ इमेज खराब हो जाएगी। मुझे धमका रहे हो? अपने आदमियों से कहो कि पैसे ले आएं। मैं यहीं इंतज़ार करूंगा। अगर पुलिस भी यहाँ है तो क्या? ये जगह मेरी है। अपनी जगह पर अपने दोस्तों से थोड़ी बात करने में क्या गलत है? ये चाकू तरबूज काटने के लिए हैं, कृपल वांग ने खुशी से जवाब दिया। सोंग लाओसी के पास भी आज है। सोंग लाओसी ने ली गुआंगजेंग को देखा और ली गुआंगजेंग सोंग लाओसी की मर्सिडीज बेंज के पास गया। उसने डिक्की से 100,000 RMB निकाले। डिक्की में रखे पैसे सोंग लाओसी के इमरजेंसी कैश थे। इससे पहले सोंग लाओसी ने सोंग शियाओफेंग को बचाने के बाद कृपल वांग को पैसे न देने के बारे में सोचा था। उसे कृपल वांग को सबक सिखाना होगा। अगर वह उसे सबक नहीं सिखाता है तो बिंग सिटी के अंडरवर्ल्ड के लीडर के तौर पर उसकी जगह खतरे में पड़ सकती है। पैसे कृपल वांग को सौंप दिए गए और कृपल वांग खुशी से मुस्कुरा रहा था। उसने अपने आदमियों को हाथ हिलाया और उन्होंने सोंग शियाओफेंग को छोड़ दिया। सोंग लाओसी मुड़ा और सोंग शियाओफेंग के साथ नाइट क्लब से चला गया। ली गुआंगजेंग कृपल वांग से नजरें हटाए बिना पीछे की ओर चलते हुए ठीक पीछे चला गया। सोंग लाओसी अपने भतीजे के साथ अपनी मर्सिडीज बेंज में बैठा और उसने ली गुआंगजेंग को गला काटने वाला इशारा किया। उसके भतीजे की चोटें जितनी दिख रही थीं उससे कहीं ज्यादा गंभीर थीं।
जब उसने कृपल वांग के घमंडी और गर्वीले लुक के बारे में सोचा तो वह और बर्दाश्त नहीं कर सका। जब सोंग लाओसी की कार वहां से निकली तो ली गुआंगजेंग अपने आदमियों के साथ ऑटम नाइट क्लब वापस भागा। लेकिन कृपल वांग पहले ही पिछले दरवाजे से निकल चुका था। सिर्फ उसके आदमी ही उनका इंतजार कर रहे थे। ली गुआंगजेंग सोंग लाओसी का दाहिना हाथ और सबसे अच्छा फाइटर था। ये कहना सही होगा कि उसने अकेले ही सोंग लाओसी को उसके मौजूदा इलाकों के आधे हिस्से पर कब्जा करने में मदद की थी। अगर ली गुआंगजेंग मर जाता है तो सोंग लाओसी की ताकत आधी हो जाएगी। कृपल वांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम नहीं जा सकते। भले ही तुम ली गुआंगजेंग को मार दो, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। भले ही हम सोंग लाओसी को खत्म कर दें, फिर भी हमें भाई के से सावधान रहना होगा। जब कृपल वांग अपने आदमियों से बात कर रहा था तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और बताया कि फैंग यू फिर से आ गया है। मास्टर क्रिचेस, मैं अभी ऑटम नाइट क्लब के पास से गुजरा और मैंने ली गुआंगजेंग को भागते हुए देखा। मुझे मत बताना कि मास्टर क्रिचेस मेरी वजह से सोंग लाओसी से भिड़ गए थे। फैंग यू ने बहुत दुखी होकर पूछा। कृपल वांग ने फैंग यू को जवाब नहीं दिया बल्कि केवल मुस्कुराया। मास्टर क्रिचेस, मेरी वजह से आपके आदमी घायल हो गए। मुझे उनके लिए कुछ करना होगा। ये 100,000 RMB है। मास्टर क्रिचेस, अगर आपको लगता है कि यह काफ़ी नहीं है तो मुझे बताएं कि कितने की ज़रूरत है। मैं पैसे जमा करने और उन्हें भेजने का तरीका ढूंढूंगा। फैंग यू ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। फैंग यू न सिर्फ कृपल वांग को अपना वफादार इंसान समझना चाहता था बल्कि वह यह भी चाहता था कि कृपल वांग के आदमियों को भी पता चले। भविष्य में जब कृपल वांग मुसीबत में पड़े तो वह नहीं चाहता कि कृपल वांग के आदमी यह सोचें कि उसने ही कृपल वांग को धोखा दिया था। भाई फैंग, मास्टर क्रिचेस तुम्हारे पैसे नहीं लेंगे, लेकिन हम आज सोंग शियाओफेंग को मार नहीं पाए और ली गुआंगजेंग को उसे बचाने भी नहीं दे पाए। तुम्हारी वजह से मास्टर क्रिचेस ने बहुत मेहनत की थी। अब तुम्हारे पास मास्टर क्रिचेस का पैसा चुकाने का मौका है। क्या तुम ऐसा करोगे? लैंग किंग ने बीच में ही टोकते हुए कहा। फैंग यू हैरान रह गया और उसने मन ही मन सोचा, भाड़ में जाओ। मुझे मत बताओ कि वह चाहता था कि मैं जाकर सोंग लाओसी को मार डालूं। भाड़ में जाओ तुम्हारी बहन। मुझ में तो मुर्गी मारने की भी हिम्मत नहीं है। अध्याय 65 गंभीर मुद्दा। इस लिंक पेपैल का इस्तेमाल करके मुझे डोनेट करने में संकोच न करें। मी नूब ट्रांसलेटर या पट्रियन। जब लैंग किंग ने फैंग यू का डरा हुआ चेहरा देखा तो उसने उसका मजाक उड़ाया और उसे बुरा भला कहा। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे सोंग लाओसी को मारने के लिए कह रहा हूँ? तुम्हारे डरे हुए चेहरे से अगर मैं तुम्हें बंदूक भी दूं तो भी तुम गोली चलाने की हिम्मत नहीं करोगे। मैं सोंग लाओसी को मारने के लिए प्रोफेशनल किलर ढूंढने की बात कर रहा हूँ। लेकिन प्रोफेशनल किलर की फीस सस्ती नहीं है, लैंग किंग ने कहा। फैंग यू को राहत मिली। कुछ भी चलेगा, बस उसे खुद सोंग लाओसी को मारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये लोग सच में कानून तोड़ने वाले थे। शुरू में वह बस चाहता था कि ये दोनों गैंग इस मामले को तोड़ दें। जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा। फैंग यू मामले को और बिगाड़ने के तरीके भी सोचेगा। इससे राज्य की सरकार इस मामले पर ध्यान देगी। अगर बड़े अधिकारी इस पर कार्रवाई करते हैं तो इन दोनों गैंग के पास बचने का कोई मौका नहीं होगा और ये दोनों ग्रुप के लोग खुद को बचाने के लिए भाई की बुराई करेंगे। जब ऐसा होगा तो बिंग सिटी अपने शांतिपूर्ण दिनों में वापस चला जाएगा। लेकिन अब उसे पता चला कि चीज़ें उसके कंट्रोल से बाहर हो गई थीं। ये लोग एक दूसरे को मारने पर तुले हुए थे। उन्होंने उसे इसके बारे में बताया भी था और फैंग यू अनजान बनने का नाटक नहीं कर सकता था। मास्टर क्रिचेस, मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन मुझे लगता है कि यह छोटा अगरबत्ती का बना अच्छा लग रहा है। ज़रूर कोई एंटीक चीज़ होगी। इसे मुझे क्यों नहीं बेच देते? मैं 300,000 RMB ऑफर करता हूँ, फैंग यू ने कहा। वह अब इससे बाहर निकलने के तरीके सोच रहा था। वह सिर्फ किनारे से शो देखना चाहता था। अपाहिज वांग ने वेदी पर गुवान यू की मूर्ति के सामने रखे छोटे अगरबत्ती बना को देखा। अगरबत्ती उसे उसके एक आदमी ने दी थी। उसने अंदाज़ा लगाया कि इसकी कीमत लगभग 10 या 20 RMB होगी। चूंकि तुम्हें ये पसंद है तो मैं इसे तुम्हें बेच दूंगा। लैंग किंग, किसी से इसे साफ करवाओ। मालिक क्रिचेस, मैं कल पैसे भेज दूंगा। मुझे और कुछ नहीं पता, फैंग यू ने कहा। उसने ये साफ कर दिया कि वह इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। कृपल वांग ने सिर हिलाया और कहा, हम सिर्फ एक नॉर्मल ट्रेड कर रहे हैं। बैंक में फैंग यू ने 300,000 RMB निकालने के लिए मैनेजर जू को देखा। मैनेजर जू की वजह से पैसे निकालने में तेजी आई। अपने ऑफिस में वापस आकर फैंग यू ने अगरबत्ती एक कोने में रख दी और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। वह इन सभी लोगों से एक ही बार में छुटकारा पाने के तरीके सोचने लगा। सबूत मिलना ज़रूरी था। बिना सबूत के ये लोग अभी भी खुलेआम घूमते रहते। लेकिन इस ज़माने में कैमकॉर्डर बहुत बड़ा था और कैमरे भी छोटे नहीं थे। इन्हें साथ लेकर घूमना बहुत साफ दिखता और कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता।
अगर वह एक कोने में छिपकर तस्वीरें भी ले तो भी उसे कोई काम का सबूत नहीं मिल सकता। फैंग यू बस यही दुआ कर सकता है कि ये दोनों ग्रुप के लोग एक दूसरे से लड़कर जान दे दें। बेहतर होगा कि वे अपने हथियारों का इस्तेमाल करें और बड़े अधिकारी पहले ही सभी शिकार की राइफलें जब्त कर लें। इस ज़माने में दोबारा जन्म लेने पर पैसा कमाना भविष्य के मुकाबले ज़्यादा आरामदायक होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था। खासकर बंदूकें, उनके घर में भी शॉटगन हैं। कोई सोच सकता है कि इस ज़माने में गन कंट्रोल कानून कितने ढीले होंगे। एक पुराना टूटा हुआ अगरबत्ती का बना 300,000 RMB में बिका। मास्टर क्रिचेस अभी भी फैंग यू के रवैये से बहुत खुश थे। ये 300,000 RMB उनके फॉलोअर्स को मुआवजा देने के लिए काफ़ी होंगे। प्रोफेशनल किलर को हायर करने के लिए पैसे की बात करें तो उन्होंने बहुत पहले ही तैयारी कर ली थी। बिंग सिटी में 7 सदना थे। उनके लीडर का नाम वेस्टर्न बन था। कहा जाता था कि उसे स्टफिंग वाली वेस्टर्न ब्रेड खाना पसंद है और उसका सरनेम यांग वेस्टर्न जैसा ही उच्चारण है, इसलिए यह उसका निकनेम बन गया। वेस्टर्न बन की बिंग सिटी में सबसे मशहूर लड़ाई वह थी जिसमें उसने अकेले सिर्फ एक हैंडगन से 10 से ज़्यादा फॉलोअर्स के सामने एक अमीर और ताकतवर बॉस को मार डाला था। वह बिजनेस नहीं करता, प्रोटेक्शन फीस नहीं लेता। उसने अपने 6 दूसरे भाइयों के साथ मिलकर कुछ किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और रिवेंज किलिंग की। 2 साल से भी कम समय में वह बदनाम हो गया और उसे अंडरवर्ल्ड का चौथा बॉस बना दिया गया। क्योंकि ये 7 लोग किसी इलाके पर कब्जा नहीं करते या इलाकों के लिए दूसरों से नहीं लड़ते, इसलिए उन्हें सिर्फ बेरहम डाकू माना जाता था, उनका हिस्सा नहीं। सोंग लाओसी, क्रिपल वांग और ब्रदर के उन्हें भर्ती करना चाहते थे, लेकिन वेस्टर्न बन को दूसरों के लिए काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। भले ही उनके पास सिर्फ 7 आदमी थे, लेकिन कोई भी उन्हें खत्म करने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि इन 7 आदमियों के पास बंदूकें थीं और वे बेरहम थे। अगर उनमें से कोई भी भाग जाता तो वह उन्हें हटाने की कोशिश करने वाले के लिए खतरा बन जाता। इस बार क्रिपल वांग वेस्टर्न बन और उसके आदमियों को काम पर रखना चाहता है। अगर इन 7 लोगों ने सोंग लाओसी पर हमला किया तो सोंग लाओसी या तो मर जाएगा या हमले से बुरी तरह प्रभावित होगा। जब ऐसा होगा तो क्रिपल वांग इस मौके का फ़ायदा उठाकर सोंग लाओसी के इलाके पर कब्जा कर लेगा और पूरे लोंगजियांग प्रांत के अंडरवर्ल्ड का लीडर बन जाएगा। क्रिपल वांग ने यह प्लान बहुत पहले ही सोच लिया था। अगर वह पुलिस के हाथों पकड़ा भी जाता तो वह बेगुनाह होने का नाटक कर सकता था। ज़्यादा से ज़्यादा उसे इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए कुछ दिनों के लिए जेल में डाल दिया जाता। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वेस्टर्न बन को इस बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वेस्टर्न बन बेरहम हो सकता है, लेकिन वह बेवकूफ़ नहीं है। सोंग लासोए के पास बहुत सारे आदमी थे और उन्हें मारना आसान नहीं था। अगर वह सोंग लासोए को मार भी देता है तो भी उसके कुछ या सभी भाई इस प्रोसेस में मर सकते हैं। क्रिपल वांग ने इस काम के लिए अच्छी खासी रकम ऑफर की थी, लेकिन वेस्टर्न बन के पास कैश की कमी नहीं थी। इसके अलावा वह अकेला था जिसने किसी को मारा था। यह अफवाह कि उन सभी ने लोगों को मारा है उन्होंने दूसरों को डराने के लिए फैलाई थी। हालांकि वे अक्सर लोगों को पीटते भी थे। वेस्टर्न बन के ये काम न करने से क्रिपल वांग बहुत लाचार हो गया। लैन किंग के नेतृत्व में उसके आदमियों को सोंग लाओसी से भिड़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन लैन किंग के अलावा किसी और में उसे मारने की हिम्मत नहीं हुई। इसके अलावा सोंग शियाओफेंग को मारने के बाद वे ये बता सकते हैं कि क्रिपल वांग ही मास्टरमाइंड है और वे कुछ समय के लिए दूसरे प्रांतों में भाग सकते हैं। क्रिपल वांग के सोंग लाओसी को मारने के बाद वे वापस आ सकते हैं। वेस्टर्न बन ने सोंग शियाओफेंग को मारने के लिए 500,000 RMB मांगे, 500,000 RMB, और उसने सोंग शियाओफेंग को मारने की गारंटी दी। क्रिपल वांग ने थोड़ी देर सोचा और मान गया। यह एक बहुत अच्छा मौका है और इसे छोड़ा नहीं जा सकता। सोंग लाओसी को मारने के बाद वह उसका बिजनेस अपने हाथ में ले सकता है और कुछ ही समय में 500,000 RMB वापस मिल सकते हैं। फैंग यू ने 2 दिन तक इंतजार किया और फिर भी उसे सोंग लाओसी की मौत के बारे में कोई खबर नहीं मिली। इससे वह काफ़ी परेशान हो गया। लड़ाई अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई? उन्हें लड़ना है और हेडलाइन में आना है। इस तरह बिंग सिटी से सभी ट्रॉइड और गैंग गायब हो जाएंगे, खासकर सोंग शियाओफेंग। फैंग यू चाहता था कि सोंग शियाओफेंग अभी मर जाए। इन कुछ दिनों में फैंग यू की जान पहचान पुलिस ब्यूरो के डिप्टी चीफ जी से हुई। फैंग यू ने अपनी कंपनी की जगह पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने के लिए और पैसे खर्च किए। उसे लगता था कि अगर वह सोंग लाओसी के हाथों पकड़ा गया तो वह बात करके बच निकलेगा, लेकिन उसका बाकी स्टाफ ऐसा नहीं कर सकता। वह रिस्क नहीं ले सकता और अगर किसी को चोट लगी तो उसे जिंदगी भर पछतावा होगा। एक और दिन बीतने के बाद फैंग यू को आखिरकार अच्छी खबर मिली। सोंग शियाओफेंग को फिर से कुछ दिनों के लिए अपने चाचा की हवेली में बंद कर दिया गया और वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन उसके चाचा चाहते थे कि वह अपनी चोटों से ठीक हो जाए, और इसके अलावा ली गुआंगजेंग भी क्रिपल वांग के आदमियों के साथ लड़ाई में घायल हो गया था। हाल ही में बाहर बहुत खतरा था।
पहले तो सोंग शियाओफेंग को लगा कि उसके चाचा सही कह रहे हैं, लेकिन 2 दिन बाद उसने देखा कि कुछ नहीं हुआ था। जब ली गुआंगजेंग घायल हुआ तो कृपल वांग ने कोई परेशानी नहीं खड़ी की और उसके चाचा सोंग लाओसी ने कृपल वांग से बदला नहीं लिया। उन्हें लगा कि चीजें पहले जैसी ही हैं और दोनों पक्ष इस मामले को शांत करने के लिए सहमत हो गए हैं। 2 दिन पहले हुई झड़प ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ध्यान खींचा था, लेकिन उनके अंकल के अंदर के अधिकारियों से कनेक्शन थे। उन्होंने बस इतना कहा कि यह बस एक छोटी सी लड़ाई थी और इससे दूसरे लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। कोई शिकायत भी नहीं थी, इसलिए यह मामला रफा दफा कर दिया गया। पिछले अनुभवों के आधार पर पुलिस का ध्यान खींचने के बाद वे कुछ समय के लिए छिप जाते थे। सोंग शियाओफेंग कई दिनों तक सहता रहा और बस ऐसा हुआ कि सोंग लाओसी उस दिन बाहर गया हुआ था। उसने कुछ लड़कियों को लेने के लिए चुपके से बाहर जाने का फैसला किया। फॉलोअर्स, जिन्हें उसकी देखभाल करनी थी, उसे धमका रहे थे और उनके पास उसके साथ बाहर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उनके एक फॉलोअर ने अपनी लैंड रोवर गाड़ी चलाई और उन्हें शहर भेजा। सोंग लाओसी की हवेली जियांगबेई नदी के उत्तर में थी और शहर जियांगनान नदी के दक्षिण में है। रास्ते में सोंग शियाओफेंग सोचने लगा, आज वह अपनी दबी हुई एनर्जी को शांत करने के लिए एक चुलबुली लड़की पाना चाहता है। लेकिन उन्होंने और ड्राइवर ने यह नहीं देखा कि हवेली से निकलने के बाद एक जीप जियांगबेई से जियांगनान तक उनका पीछा कर रही थी। वे एक नाइट क्लब में पहुंचे जिसे कृपल वांग ने नहीं खोला था और सोंग जियाओफेंग हमेशा की तरह एक कोने में सोफे पर बैठ गया। नाइट क्लब के दरवाजों पर 2 से 3 आदमी पहरा दे रहे थे। हालांकि वे कृपल वांग के आदमी थे, सोंग जियाओफेंग को यकीन नहीं था कि ये 2 से 3 आदमी उसे छूने की हिम्मत करेंगे। जल्द ही उसे अपना टारगेट मिल गया, एक 20 जोड़ हॉट लड़की जिसने बॉडी हगिंग चियोंगसम पहना हुआ था। एक नज़र में ही सोंग शियाओफेंग को महसूस हो गया कि उसका लिंग हार्ड हो रहा है। उसका एक आदमी लड़की के पास गया और उससे कहा कि सोंग शियाओफेंग उसे चाहता है। उसे सोंग शियाओफेंग के पास लाया गया और सोंग शियाओफेंग नाइट क्लब में ज़्यादा देर नहीं रुका। वह लड़कियों के साथ लैंड रोवर में वापस गया और अपने फॉलोअर को उन्हें होटल तक छोड़ने का ऑर्डर दिया। वे अभी भी गाड़ी में थे और सोंग शियाओफेंग ने लड़की को हर जगह छूना शुरू कर दिया। होटल के पास पहुंचने पर एक क्रॉस जंक्शन से गुजरते हुए अचानक एक टिपर ट्रक आ गया। बूम! लैंड रोवर को साइड से टक्कर लगी और वह सड़क के किनारे लगी रेलिंग से टकरा गई। टिपर ट्रक रुका नहीं और दूसरी बार लैंड रोवर से टकरा गया। जब सोंग शियाओफेंग अभी भी गाड़ी के अंदर बेहोश था तो टिपर ट्रक ने लैंड रोवर को पीछे से टक्कर मारी और कार पर बजरी का पूरा ढेर गिरा दिया, जिससे वह दब गई। इसके बाद टिपर ट्रक का ड्राइवर उतरा और एक अंधेरी गली में भाग गया। गली के दूसरी तरफ उसके भाई उसका इंतजार कर रहे थे। सोंग शियाओफेंग को पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और जब वह ड्राइवर को डांटना चाहता था तभी उसने बाहर अंधेरा देखा। क्या हुआ? बाहर अंधेरा कैसे हो गया? जब आधी खुली खिड़कियों से बजरी और रेत गाड़ी में घुसी तो उसे एहसास हुआ कि उसकी गाड़ी रेत और बजरी में दब गई है। कोई उसे जिंदा दफनाना चाहता है। सोंग शियाओफेंग लगभग पेशाब कर बैठा। ये बिंग सिटी है, कौन उससे पंगा लेने की हिम्मत करेगा? क्या वह कृपल वांग हो सकता है? वह सच में अपने अंकल के खिलाफ जाना चाहता है। उसने अपने हाथों से रेत और बजरी खोदना शुरू कर दिया। वह बाहर निकलना चाहता है। वह जीना चाहता है। सोंग लाओसी अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर घर लौट रहा था। जब वह एक चौराहे से गुजरा तो उसने देखा कि सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है। वह ड्राइवर को रास्ता बदलने के लिए कहना चाहता था, लेकिन ड्राइवर अचानक चिल्लाया, मास्टर सी, वह कार मास्टर सोंग की लगती है। सोंग लाओसी चौंक गया। वह शियाओफेंग की कार थी। सोंग शियाओफेंग अब सिर्फ इसी लाल लैंड रोवर का इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में कहा जाता था कि यह बिंग सिटी में अकेली है। बोनट का आधा हिस्सा दबा हुआ नहीं था और ड्राइवर ने पहली नज़र में ही इसे पहचान लिया। गाड़ी रोको, नीचे जाकर देखो। ड्राइवर उतरा और दौड़कर आया। उसने अपने हाथों से खोदना शुरू कर दिया। सोंग लाओसी और उसका एक और आदमी भी उतर गए और अपने हाथों से खोदने में मदद की। हालांकि यह पूरी तरह से भरा हुआ टिपर ट्रक था, लेकिन लैंड रोवर को पूरी तरह से दबाने के लिए उसमें काफ़ी बजरी नहीं थी। बजरी ज़्यादा मोटी नहीं थी और 1 मिनट से भी कम समय में ड्राइवर को अपनी हथेली हिलती हुई महसूस हुई। एक उंगली में नीलम की अंगूठी थी। ड्राइवर ने पहचान लिया कि यह वही अंगूठी थी जिसे सोंग शियाओफेंग रोज पहनता था। इन 3 आदमियों की कोशिश से उन्होंने सोंग शियाओफेंग का सिर खोदकर निकाल लिया, लेकिन सोंग शियाओफेंग को होश ही नहीं था। फैंग यू को सोंग शियाओफेंग के एक्सीडेंट की खबर मिली। सोंग शियाओफेंग अभी गहरे कोमा में है, हॉस्पिटल में है। फैंग यू लगातार प्रार्थना कर रहा था कि सोंग शियाओफेंग कोमा से कभी न उठे। सबसे अच्छा होगा कि वह मर जाए। यह अफसोस की बात थी कि एक्सीडेंट में ड्राइवर और लड़की की मौत हो गई और सोंग शियाओफेंग अभी भी जिंदा था। बाद में डिटेल्स पता चलने पर फैंग यू को इसके कई कारण पता चले। सबसे पहले, लैंड रोवर को फैंग यू चलाने वाला था और उसने गाड़ी को मॉडिफाई और मजबूत किया था।
अगर यह सोंग शियाओफेंग की पिछली मर्सिडीज बेंज होती तो वह पहली टक्कर में ही कुचलकर मर जाता। दूसरी बात, टक्कर के दौरान सोंग जियाओफेंग का सिर लड़की के ब्रेस्ट में दब गया था। फिर भी लड़की का फिगर शानदार था, खासकर सामने बड़े खरगोशों की जोड़ी ने सोंग जियाओफेंग के सिर पर टक्कर को कम किया। तीसरा, गाड़ी के दबने के बाद भी सोंग शियाओफेंग होश में था और उसने खुद को बाहर निकालना शुरू कर दिया। तभी सोंग लाओसी वहां से गुजरा और दम घुटने से पहले उसे बचा लिया। लेकिन ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि उसने एकमात्र छेद बंद कर दिया था। ड्राइवर और लड़की की दम घुटने से मौत हो गई। फेंग यू को रोना आ गया जब उसने सुना कि सोंग शियाओफेंग अपनी लैंड रोवर की वजह से बच गया। अगर उसे पहले पता होता तो वह बाहर के हिस्से को मॉडिफाई और मजबूत नहीं करता। उसे याद आया कि पिछले जन्म में सोंग लाओसी के परिवार के सभी सदस्य मर चुके थे, लेकिन अब सोंग शियाओफेंग मरा नहीं था और कोमा में था। ऐसा लगता है कि इतिहास बदल गया है। अध्याय 67 हिजड़े का गीत। इस लिंक पेपैल, मी, नूब ट्रांसलेटर या पट्रियन का इस्तेमाल करके मुझे सपोर्ट करें। फेंग यू गहरी सोच में डूबा हुआ था। इतिहास बदल गया था, यह अच्छी बात थी या बुरी? एक तरफ शायद ट्रॉयड और गैंग पहले ही गायब हो जाते, लेकिन दूसरी तरफ फेंग यू दुनिया के इकोनॉमिक ट्रेंड्स को लेकर परेशान था। क्या उसकी वजह से बटरफ्लाई इफेक्ट होगा? लेकिन कुछ समय बाद फेंग यू को राहत मिली। हालांकि वह अपनी पिछली जिंदगी में कोई मशहूर इन्वेस्टर नहीं था, फिर भी उसके पास इन्वेस्टिंग का लगभग 20 साल का अनुभव था। हो सकता है कि वह इस जमाने में सबसे अच्छा न हो, लेकिन उसे भरोसा था कि वह ज़्यादातर लोगों से बेहतर है। इसके अलावा अगर उसकी वजह से इकोनॉमिक ट्रेंड बदल गए और वह अपनी पिछली जिंदगी के ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर पाया, तो भी उसके पास अभी कुछ मिलियन आरएमबी हैं। अगर वह सोच समझकर किसी बिल्डिंग में इन्वेस्ट भी करता है तो भी उसे अपनी बाकी जिंदगी में कोई चिंता नहीं होगी। इसके अलावा उसने हाल ही में स्टॉक मार्केट पर नज़र रखी और यह उसकी पिछली जिंदगी जैसा ही था। इस साल चीन ने अभी स्टॉक मार्केट शुरू किया था और अभी तक कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं था। स्टॉक अभी भी ट्रेजरी बॉन्ड की तरह कागज़ के टुकड़े थे। हालांकि सोंग शियाओफेंग मरा नहीं है, लेकिन यह उसके लिए एक बड़ा सबक होना चाहिए। और अब जब शहर के लीडर ने बोल दिया है तो सोंग लाओसी को चुप रहना होगा। सोंग शियाओफेंग की तो बात ही छोड़िए। जल्द ही फेंग यू को एक और अच्छी खबर मिली। किरिलेंको ने उसे बताया था कि पुरानी कारों का दूसरा बैच तैयार है। जैसे ही फेंग यू पैसे भेज देगा, वह कारें भेज देगा। हमेशा की तरह 10% डिपॉजिट और बाकी का पेमेंट सामान मिलने के बाद करना था। बाद में फेंग यू ने एक पल सोचा और जान गया कि किरिलेंको ने जो कीमतें बताई हैं वे ज़रूर ज़्यादा होंगी, लेकिन क्योंकि वे बिजनेस कर रहे थे इसलिए दोनों तरफ को लंबे समय तक चलने के लिए पैसे कमाने की ज़रूरत थी। इसके अलावा ये कीमतें अभी भी फेंग यू को ठीक लग रही थीं। कारों का पिछला बैच सिर्फ बिंग सिटी में ही बिक गया था और वह बिंग सिटी से बाहर भी नहीं निकला है। फेंग यू बैंक का शुक्रगुजार था। अगर इन छोटे बिजनेस मालिकों को आसानी से लोन मिल जाता तो उनमें से ज़्यादातर बैंक से लोन लेकर नई कारें खरीद लेते। किरिलेंको ने घरेलू सामान का एक बैच भी ऑर्डर किया जिसमें मुख्य रूप से टेक्सटाइल और खाने पीने के सामान थे। उन्होंने बाकी 20,000 रूबल के सामान का फैसला भी फेंग यू को करने दिया। किरिलेंको को अब फेंग यू पर सच में भरोसा हो गया था। ऐसा लगता था कि फेंग यू जो भी सामान उठाता वह सोवियत यूनियन में बहुत महंगे बिकते थे। फेंग यू से मिलने के बाद किरिलेंको को लगा कि रातों रात उसकी किस्मत बदल गई है। वह पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से पैसा कमा रहा था। सोवियत आर्मी की दूसरी पीढ़ी के लोगों में उसकी इज्जत बढ़ गई थी और यहाँ तक कि उसके पिता को भी उससे फ़ायदा हुआ था। सोंग शियाओफेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा है। उसने नीचे देखा और देखा कि उसका शरीर पट्टियों से ढका हुआ है। हालांकि यह मम्मी जितना नहीं था, फिर भी बहुत सारी पट्टियां थीं। मास्टर सोंग, आप जाग गए? क्या आपको कहीं भी अजीब लग रहा है? मेरे पूरे शरीर में बेचैनी है। मेरे चाचा कहाँ हैं? क्या टिप्पर ट्रक का ड्राइवर पकड़ा गया है? सोंग शियाओफेंग का पहला ख्याल टिप्पर ट्रक के ड्राइवर को मारने का था। अभी नहीं, वह ट्रक चोरी की गाड़ी थी और कोई ड्राइवर को मौके से भागने में मदद कर रहा था। सोंग शियाओफेंग चौंक गया। तुम्हारा मतलब है कि उन्होंने मुझे मारने का प्लान बनाया था? उस फॉलोअर ने सिर हिलाया। अगर यह प्लान नहीं था तो ड्राइवर टिप्पर ट्रक क्यों चुराकर मौके से भागा? भागने से पहले उसने लैंड रोवर पर सारी बजरी भी डाल दी थी। ये साफ है कि वह उसे जिंदा दफनाना चाहता था। वह फॉलोअर सोंग लाओसी को बुलाने के लिए बाहर गया। सोंग शियाओफेंग उस समय हवेली में था। सोंग लाओसी ने एक कमरे को हॉस्पिटल वार्ड में बदल दिया था। वहाँ डॉक्टर और नर्स भी थे। जब सोंग शियाओफेंग ने सोंग लाओसी को कमरे में आते देखा तो वह सीधा बैठने में मुश्किल महसूस कर रहा था। उसने तुरंत पूछा, अंकल, क्या वह क्रिपल वांग था? सोंग लाओसी ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पक्का नहीं पता। कोई सबूत नहीं है। अफवाहें थीं कि यह वेस्टर्न बन और उसके भाइयों ने किया था।
लेकिन वेस्टर्न बन के पास तुम्हें मारने की कोई वजह नहीं थी। अभी इतनी बातें मत करो, पहले डॉक्टरों को तुम्हें चेक करने दो। हालांकि सोंग शियाओफेंग की चोटें गंभीर लग सकती हैं, लेकिन असल में ये बहुत गंभीर नहीं थीं। उनकी चोटें ज़्यादातर खरोंच, थोड़ी कंकशन थीं और उन्हें कोई फ्रैक्चर नहीं था। उन्हें साफ साफ सोचते हुए देखकर लगता है कि वह ठीक होंगे। मास्टर सोंग को कुछ नहीं होना चाहिए। नज़ उनकी ड्रेसिंग बदल देगी और इंजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। बस कुछ ओरल दवा ही काफ़ी होगी। डॉक्टर को राहत मिली। सोंग लाओसी ने कहा था कि अगर सोंग शियाओफेंग को कुछ हुआ तो उसे जिंदा दफना दिया जाएगा। सोंग लाओसी और बाकी लोग कमरे से चले गए। सोंग शियाओफेंग की ड्रेसिंग बदलने के लिए सिर्फ एक जवान नर्स कमरे में रह गई। पट्टियां हटाने के बाद सोंग शियाओफेंग नंगा हो गया। उसने नस को घूरा और महसूस किया कि यह नस बुरी नहीं दिखती। उसने एक कामुक मुस्कान के साथ नस के कूल्हों को छूना शुरू कर दिया। नस ने शोर मचाने या विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वह जानती थी कि जिस दिन उसे हवेली में आने के लिए मजबूर किया जाएगा उसी दिन ऐसा होगा। सोंग शियाओफेंग अभी भी खुशी से मुस्कुरा रहा था और अचानक उसका चेहरा बदल गया। क्या हो रहा है? पहले तो वह किसी लड़की को ऐसे देखकर उत्तेजित हो जाता था, लेकिन इतनी देर तक उसे छूने के बाद भी उसका कोई रिएक्शन क्यों नहीं होता? और अपनी अंडरवियर नीचे खींच ली। डॉक्टर की आंखें चौड़ी हो गईं और उसे लगा कि वह कठोर हो रहा है। लेकिन जब उसने देखा कि सोंग शियाओफेंग उसे बेरुखी से घूर रहा है तो उसने तुरंत नज़रें फेर लीं। अब उसे समझ आया कि सोंग शियाओफेंग का कोई रिएक्शन न होने से क्या मतलब था। मास्टर सोंग, सच में आपका कोई रिएक्शन नहीं है? डॉक्टर ने पूछा। तुम खुद ही देख लो। सोंग शियाओफेंग चिल्लाया और बेरहमी से छोटी नस को उंगली से छुआ। छोटी नस ने दर्द सहने के अलावा कोई आवाज़ नहीं की। यह एक्सीडेंट में आपके शरीर का वह हिस्सा घायल नहीं हुआ था। अरे हाँ, एक्सीडेंट के समय आप गाड़ी में क्या कर रहे थे? डॉक्टर को अचानक कुछ याद आया। सोंग शियाओफेंग को याद आया कि एक्सीडेंट के समय उसने अपना सिर उस लड़की के ब्रेस्ट के बीच में दबा लिया था। उसका इरेक्शन हुआ था, लेकिन क्रैश के शॉक की वजह से वह तुरंत नर्म पड़ गया। क्या यही कारण है कि वह अब खड़ा नहीं हो सकता? सोंग शियाओफेंग की बात सुनने के बाद डॉक्टर ने यह नतीजा निकाला कि यह एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उन्होंने सोंग शियाओफेंग से दूसरी तरह की स्टिम्युलेशन ट्राई करने को कहा। अगर प्रॉब्लम फिर भी बनी रहती है तो वह कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सोंग लाओसी ने अपने भतीजे को चिल्लाते हुए सुना तो उसने दरवाज़ा खोला। उसने डॉक्टर को बेरुखी से देखा और पूछा, क्या हुआ? घुटनों पर अंडरवियर लटकाए छोटी नस को अनदेखा करते हुए, मास्टर सोंग को कुछ साइकोलॉजिकल दिक्कतें थीं। मेरा सुझाव है कि उन्हें इलाज के लिए बीजिंग या शंघाई भेजा जाए। अगर आपके कनेक्शन हैं तो उन्हें हांगकांग भेजना सबसे अच्छा होगा। मैं इसके अलावा बाकी सभी दिक्कतों में मदद कर सकता हूँ, डॉक्टर ने कहा। सोंग लाओसी ने सोंग शियाओफेंग के पैरों के बीच मांस के नर्म, लटके हुए टुकड़े को देखा और समझ गया कि डॉक्टर क्या कह रहा है। क्या सोंग परिवार का एकमात्र बचा हुआ लड़का हिजड़ा होगा? अध्याय 68 वर्ष एक फ्रेशमैन। इस लिंक पेपैल, नूब ट्रांसलेटर या पट्रियन का इस्तेमाल करके मुझे सपोर्ट करें। चरित्र में ईमानदार और ज्ञान की खोज में मेहनती। थर्ड हाई स्कूल के स्कूल गेट पर खड़े होकर कोई भी स्कूल का मोटो साफ साफ देख सकता है। फैंग यू ने बिना मन के एक नया स्कूल बैग उठाया। उसे लगा कि स्कूल बैग उससे मैच नहीं कर रहा है। उसका स्टेटस दिखाने के लिए बैग का रंग कम से कम गोल्ड कलर का तो होना ही चाहिए। पहले साल में स्कूल 2 हफ्ते पहले शुरू होता है। लोंगजियांग प्रांत में हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कहा जाता है कि इससे स्टूडेंट्स के बीच बॉन्डिंग बनती है और डिसिप्लिन आता है। ये कितना असरदार था, कोई नहीं जानता। हालांकि फैंग यू ने सिंपल और कैजुअल कपड़े पहनकर लो प्रोफाइल रहने की कोशिश की, फिर भी वह दूसरे स्टूडेंट्स और टीचर्स की नज़रों में आ जाता था। ये सब ली शिकियांग की वजह से था जो उसे स्कूल ले जाता था। क्या ये किसी अधिकारी या बड़े बॉस का बच्चा है? कार से स्कूल आ रहा है। विन डोंगजुन, लीना और लियूकुन कार से स्कूल आए। लीना और लियूकुन अपना सामान साथ लाए थे। वे स्कूल की डॉर्मेट्री में रुकने वाले थे। जब वे पहुंचे तो फैंग यू उन्हें पहले स्कूल की फीस भरने और फिर उनका सामान रखने के लिए डॉर्मेट्री ले गया। ली शिकियांग ने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके उन चारों को एक ही क्लास में बिठा दिया था। फैंग यू, डोंगजुन, तुम स्कूल की डॉर्मेट्री में नहीं रहोगे? लियूकुन ने अपनी बेडशीट ठीक करते हुए उत्सुकता से पूछा। मेरी बहन ने बिंग सिटी में एक अपार्टमेंट खरीदा है, हम दोनों वहीं रहेंगे। जल्दी से अपना सामान खोलो, मेरे जीजा हमें कुछ अच्छा खाना खिलाने के लिए बाहर ले जा रहे हैं। फैंग यू ने जवाब दिया। उनके माता पिता उनके साथ नहीं जाते थे। फार्म के बच्चे ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे। फीमेल डॉर्मेट्री के बाहर खड़े होकर उन्होंने लीना को नीली स्कर्ट में बाहर निकलते देखा। वे तीनों उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गईं और उनकी आंखें उस पर टिक गईं। फैंग यू नाखुश था। इन दोनों को सावधान रहना चाहिए।
फैंग यू और लीना ऑफिशियली रिलेशनशिप में नहीं थे, लेकिन उनके पिछले स्कूल के टीचर जानते थे कि वे हर दिन साथ रहते थे। जब लीना फैंग यू के साथ होती थी तो उसके चेहरे पर मुस्कान रहती थी, और जब वह दूसरों के साथ होती थी तो शांत हो जाती थी। खाने के दौरान वेन डोंगजुन सबसे ज्यादा मेहनती था। यह आदमी तब से ज्यादा बड़ा और मजबूत लग रहा था जब फैंग यू ने उसे कुछ दिन पहले देखा था। फैंग यू ने खाना शुरू करने से पहले लीना के लिए मेमने का एक टुकड़ा उठाया। यह मेमना मैरिनेट किया हुआ है और तुम्हें इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। लीना शर्मा गई और मेमने का टुकड़ा वापस फैंग यू के कटोरे में डाल दिया। उसने धीरे से कहा, मैं इसे खुद ले सकती हूँ। फैंग यू खुशी से मुस्कुराया, मेमने का टुकड़ा अपने मुंह में ठूंस लिया और फिर मेमने की पसलियों की प्लेट लीना के सामने कर दी। वेन डोंगजुन की खाने की स्पीड से वह 1 मिनट में मेमने की पसलियों का पूरा टुकड़ा खत्म कर सकता है। अच्छा खाओ, कल ओपनिंग सेरेमनी के बाद मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू होगी। ट्रेनिंग के दौरान तुम कोई मीट नहीं खा पाओगे, ली शिकियांग ने कहा। जब उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग के बारे में सुना तो वेन डोंगजुन की रफ्तार धीमी हो गई। भले ही वह बहुत फिट था और मुश्किलें झेल सकता था, लेकिन वह बोरिंग मिलिट्री ट्रेनिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हर दिन उसे मार्च करना पड़ता, बाएं दाएं मुड़ना पड़ता। काश वह ट्रेनिंग के दौरान बास्केटबॉल या सॉकर खेल पाता। लियू कुन ने देखा कि फैंग यू ट्रेनिंग को लेकर परेशान नहीं है और उसने उत्सुकता से उससे पूछा, फैंग यू, क्या तुम ट्रेनिंग को लेकर परेशान नहीं हो? फैंग यू ने उदास होकर जवाब दिया, मैं शामिल होना चाहता था लेकिन मैं नहीं हो सकता। मैं बीमार हूँ और मुझे ट्रेनिंग से छूट मिली हुई है। आप बीमार हैं? आपको कौन सी बीमारी है? लीना ने बेचैनी से पूछा। फैंग यू ने अपने बैग से एक मेडिकल रिकॉर्ड निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। आर्थराइटिस। इसका मतलब है कि जब भी मैं खड़ा होता हूँ या चलता हूँ तो मेरे घुटनों में दर्द होगा। वेन डोंगजुन ने मेडिकल रिकॉर्ड छीनकर पढ़ा। फिर उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बकवास आर्थराइटिस। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम खरगोश से भी तेज दौड़ सकते हो। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर तुम ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लोगे तो तुम्हारे घुटनों में दर्द नहीं होगा? फैंग यू मुस्कुराया, आपको इसे जोर से कहने की जरूरत नहीं है। एक चीनी के तौर पर अभी भी 2 मोर्चों पर युद्ध चल रहे हैं। फिर भी आप मिलिट्री ट्रेनिंग में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। वेन डोंगजुन ने फैंग यू को बुरा भला कहा। जब फैंग यू ने बात बदलनी चाही तो वेन डोंगजुन ने अपना हाथ बढ़ाया और पूछा, मेरे मेडिकल रिकॉर्ड कहाँ हैं? भाड़ में जाए। यह अभी भी वही पुराना वेन डोंगजुन था। उसके पास अभी भी मुझे डांटने का हक है। फैंग यू ने मन ही मन सोचा, मैंने इसे बहुत पहले तैयार कर लिया था, एक जाने माने हॉस्पिटल से। लीना, आपकी मेडिकल प्रॉब्लम फ्लैट फुट है। आप ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती, पैर पटक नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती। आपको फिजिकल एजुकेशन क्लास से भी छुट्टी मिल सकती है। फैंग यू ने कहा। उसने एक और मेडिकल रिकॉर्ड निकाला और लीना को दे दिया। देखता हूँ, ये रिकॉर्ड लियू कुन के लिए है। पेरोनिचिया, जो अंदर की ओर बड़े नाखूनों की वजह से होता है। तुम्हारे लिए थोड़ी दूर चलना भी मुश्किल है। ये डोंगजुन के लिए है। मैं तुम्हारी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं पढ़कर सुनाऊंगा, तुम खुद पढ़ लो। अगर उसने इसकी इजाज़त दी होती तो फैंग डैन भी इसके लिए राज़ी नहीं होता। पिछले कुछ दिनों में वू जीगांग ने उस नस का दिल जीत लिया था। पता चला कि वह नस एक अच्छे परिवार से थी। उसकी माँ टीचर हैं और उसके पिता हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट के हेड हैं। वू जीगांग पीछे हटना चाहता था। उसके पिता ही फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन फैंग यू ने उसे हिम्मत दी। भले ही उसका फैमिली बैकग्राउंड तुमसे बेहतर हो, तुम्हें खुद को कम समझने की ज़रूरत नहीं है। सोचो कि तुम एक महीने में कितना कमाते हो। तुम्हारी सैलरी उसके पिता से कम नहीं है। साथ ही अगले साल में मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी सैलरी दोगुनी हो जाएगी। फैंग यू के प्रोत्साहन और मार्गदर्शन में और पैसे का इस्तेमाल करके बेशर्मी से वू जीगांग हर दिन अस्पताल में नर्स का इंतजार करता था। जब भी वे मिलते थे वह उस पर छोटे छोटे तोहफे और फूल बरसाता था। उसे उसका दिल जीतने में सिर्फ 1 हफ्ता लगा। जब फैंग यू ने वू जीगांग को मिलिट्री ट्रेनिंग से छूट पाने के लिए मेडिकल रिकॉर्ड लेने के बारे में बताया तो वह तुरंत उसे दिलाने में मदद करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन फैंग यू को उम्मीद नहीं थी कि वेन डोंगजुन की मेडिकल प्रॉब्लम खत्म होगी। जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह अब भी जोर से हंसना चाहता था। मैं मिलिट्री ट्रेनिंग के पहले और आखिरी दिन भी जाऊंगा, नहीं तो ये कैमोफ्लाज फैटीज बेकार हो जाएंगे। जहां तक ट्रेनिंग की बात है, तुम सबको कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा। तुम्हारे पास अपने क्लासमेट से बात करने का भी टाइम नहीं होगा। इसके अलावा तुम इन मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ भी हिस्सा ले सकते हो। जब बाकी लोग मार्च कर रहे होंगे तो तुम किनारे बैठकर उन्हें देख सकते हो। फैंग यू ने कहा। ली शिकियांग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ये होने वाला साला बहुत चालाक है। दिन के बाद सब लोग अम्यूजमेंट पार्क गए और पूरे दिन खेले। वेन डोंगजुन और लियू कुन ने सिर्फ वही मज़ेदार राइड्स चुनी। फैंग यू लीना के साथ गेम स्टॉल्स पर गया।
उसने दर्जनों RMB खर्च किए और लीना के लिए 2 छोटे प्लश टॉयज जीते जिनकी कीमत सिर्फ कुछ डॉलर थी। लेकिन जब उसने लीना के चेहरे पर मुस्कान देखी तो उसे लगा कि पैसे सही जगह खर्च हुए। फैंग यू ने लीना को भेज दिया और लियू कुन अंधेरा होने से पहले स्कूल वापस आ गया। स्कूल के गेट पर फैंग यू सोचता है, ये सिर्फ 1 साल क्यों है? मैं यूनिवर्सिटी में कब जा सकता हूँ? सिर्फ उस उम्र में मैं लीना को बिस्तर पर धकेल सकता हूँ। लेखक के नोट्स। PS1 दो युद्ध मोर्चे वियतनाम युद्ध की ओर इशारा कर रहे थे। यह 1993 तक था, फिर लड़ाई बंद हो गई। PS2 जब मैं जूनियर हाई स्कूल में था तो मैंने 10 दिन की मिलिट्री ट्रेनिंग ली। जब मैं हाई स्कूल में था तो 2 हफ्ते और जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो 1 महीने की ट्रेनिंग ली। अध्याय 69 एक नए अमीर का चेहरा। इस लिंक पेपैल का इस्तेमाल करके मुझे डोनेट करने में संकोच न करें। मी नूब ट्रांसलेटर या पट्रियन। मिलिट्री ट्रेनिंग के पहले दिन ओपनिंग सेरेमनी के बाद फैंग यू ने अपना मेडिकल बहाना दिया। वह बाएं और दाएं मुड़ना सीखने के बजाय बास्केटबॉल खेलना पसंद करेगा। लेकिन इंस्ट्रक्टर को आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता था। तुम ट्रेनिंग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तुम यहीं रह सकते हो और बाकी स्टूडेंट्स की पानी की बोतलों का ध्यान रख सकते हो। तुम घर जाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। वेन डोंगजुन लकी था, वह अब घर पर अपने वीडियो गेम खेल रहा है। उसकी कंडीशन ने उसे घर पर रहने दिया। फैंग यू ने ही उसके लिए मेडिकल लीव जमा की थी। वह आज स्कूल भी नहीं आया। लियू कुन और फैंग यू साथ बैठकर बातें करने लगे। उसे घर जाने की भी इजाज़त नहीं थी। लेकिन फैंग यू और लियू कुन, जो एक टॉप स्टूडेंट था, के बीच कोई कॉमन टॉपिक नहीं था। थोड़ी देर बाद उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। ट्रेनिंग में हिस्सा लेने वाले दूसरे लोग उन्हें देखते रहे, जिससे वे असहज महसूस कर रहे थे। इंस्ट्रक्टर ज़्यादा सख्त नहीं था और इससे फैंग यू परेशान हो गया। इंस्ट्रक्टर ने पार्टिसिपेंट्स को ब्रेक देना जारी रखा और वे बास्केटबॉल खेल सकते थे। लेकिन फैंग यू और लियू कुन उनके साथ शामिल नहीं हो सके। हन्फ कोर्ट में हर जगह दरारें थीं। बास्केटबॉल के फ्रेम भी टेढ़े मेढ़े थे। यहाँ खेलने में क्या अच्छा है? फैंग यू ने गुस्से से कहा। मुझे लगा कि हम बस बदकिस्मत हैं। प्राइमरी स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद स्कूल को रेनोवेट किया गया। जूनियर हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद स्कूल ने नई बिल्डिंग बनाई और स्पोर्ट्स हॉल को रेनोवेट किया। अगर हम नए कोर्ट पर खेलना चाहते हैं तो हमें यहाँ से ग्रेजुएट होने तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। लियू कुन ने दुखी होकर कहा। अगर यह उसकी पिछली जिंदगी थी तो यह वैसा ही था जैसा लियू कुन ने कहा था। ऐसा लगता है कि बिंग सिटी के स्कूलों के लिए फंडिंग उसके स्टूडेंट्स के बैच के खिलाफ थी। लेकिन अब यह अलग था। फैंग यू अमीर है, एक नया बास्केटबॉल कोर्ट क्यों नहीं बनाते? उस दोपहर वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में एक मेहमान आया हुआ था। जियाओ ली। नहीं, मुझे आपको मिस्टर ली कहना चाहिए। क्या आपने फ़ोन पर जो कहा वह सच है? वाइस प्रिंसिपल ने पूछा। प्रिंसिपल सन, मैं ऐसी बातों के बारे में झूठ नहीं बोलूँगा। मैं सच में स्कूल के लिए एक नया बास्केटबॉल कोर्ट दान करना चाहता हूँ। पुराने बास्केटबॉल कोर्ट को तोड़कर उस जगह पर एक नया बनाया जा सकता है। बास्केटबॉल के फ्रेम की जगह नए फ्रेम लगाए जाएंगे। मैंने पहले ही वक़्त से संपर्क कर लिया है। लीशी की आंख बैठ गए और कहा। दोपहर में उन्हें फैंग यू का फ़ोन आया जो बास्केटबॉल कोर्ट को फिर से बनाना चाहते थे। फैंग यू ने तो ये भी कहा कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। लीशी की आंख समझते हैं कि पैसे की कभी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन स्कूल को डोनेट करने का कारण अल्मा मैटर को जवाब देना हो सकता है या मौजूदा एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करना हो सकता है। लेकिन यह इसलिए नहीं हो सकता कि आपको बास्केटबॉल खेलना पसंद है। लीशी की आंख ने आसपास पूछा। थर्ड हाई स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट को फिर से बनाने में लगभग 100,000 RMB का खर्च आएगा। इसमें पुराना कोर्ट, बास्केटबॉल फ्रेम, कंस्ट्रक्शन का सामान और मजदूरों की सैलरी को गिराना शामिल है। इस होने वाले जीजा की बस एक बात पर 100,000 RMB खर्च हो गए। लेकिन आखिर ये फैंग यू का पैसा था और उसने इसे खुद कमाया था। प्रिंसिपल सन ली शिकियांग को धन्यवाद देते रहे और उनसे वादा भी किया कि वे फॉर्म टीचर से कहेंगे कि वे उनके बताए तीनों स्टूडेंट्स का अच्छे से ध्यान रखें। इन तीनों स्टूडेंट्स को भविष्य में यूनिवर्सिटी जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ ऐसा था जिससे वाइस प्रिंसिपल निराश हो गए। ली शिकियांग ने पहले ही वक़्त से कांटेक्ट कर लिया था। काश वक़्त से अभी तक कांटेक्ट न किया गया होता। उस रात ली शिकियांग ने फैंग यू को बताया कि उन्होंने वाइस प्रिंसिपल से बात कर ली है और काम अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा। कुल खर्च लगभग 100,000 RMB होना चाहिए। कितना घटिया। भाई ली, आपने कैसे कैलकुलेट किया? 100,000 RMB काफ़ी है। फैंग यू ने पूछा। 100,000 RMB अभी भी सस्ता माना जाता है। मुझे लगता है कि यह बहुत महंगा है। ये सिर्फ सीमेंट की एक परत को हटाना और उस पर नया सीमेंट डालना, बास्केटबॉल फ्रेम बदलना, पुराने को बेचना है। ली शिकियांग ने जवाब दिया। रुको भाई ली, हम पुराने बास्केटबॉल फ्रेम क्यों बेच रहे हैं? बस स्कूल को दे दो, काम चल जाएगा।
हमारे पास इतने कम पैसे की कमी नहीं है। साथ ही हमें सबसे अच्छे आउटडोर बास्केटबॉल फ्रेम इस्तेमाल करने चाहिए और कुछ बास्केटबॉल, सॉकर बॉल वगैरह दान करने चाहिए। सब कुछ सबसे अच्छा होना चाहिए। साथ ही वॉलीबॉल कोर्ट को भी ठीक करवाना चाहिए, फैंग यू ने कहा। ली शिकियांग ने फैंग यू के अमीर चेहरे को देखा और कहा, हम रनिंग ट्रैक बदल दे तो कैसा रहेगा? ये बहुत महंगा भी नहीं है, इसमें सिर्फ 100,000 RMB का खर्च आएगा। हम फुटबॉल के मैदान की घास भी बदल सकते हैं, हम इसे उन स्टेडियम जैसा बना सकते हैं। मुझे लगता है कि 1 मिलियन RMB भी आपकी ज़रूरतों के लिए काफ़ी नहीं होंगे। फैंग यू चौंक गया और उसने पूछा, क्या बस इन कुछ चीज़ों की कीमत 1 मिलियन होगी? तो फिर तुम क्या सोचते हो? एस्फाल्ट सीमेंट महंगा है और सबसे सस्ते और सबसे महंगे बास्केटबॉल फ्रेम में कई गुना अंतर होता है। तुम इस स्कूल में सिर्फ 3 साल रहोगे, बस इसी में काम चला लो। इस पैसे से हम गांव के स्कूलों को दान कर सकते हैं। अभी भी बहुत से बच्चे हैं जो स्कूल जाने का खर्च नहीं उठा सकते, ली शिकियांग ने कहा। फैंग यू ने सिर हिलाया। पिछले जन्म में उनकी मौत से पहले गांव में बहुत सारे गरीब बच्चे थे जिन्हें पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं मिला था। आपकी बात में दम है, हम आपके प्लान पर टिके रहेंगे। हम 2 साल बाद नए रनिंग ट्रैक या कुछ और डोनेट कर सकते हैं। जहां तक गांव के स्कूलों को डोनेशन की बात है, हम इसी साल शुरू कर सकते हैं। गांव के एक स्कूल के लिए 500,000 RMB काफ़ी होंगे। इस साल हम 2 स्कूलों को डोनेट करेंगे, अगले साल 3 से 4 स्कूलों को। भविष्य में हम हर साल कम से कम 10 स्कूलों को डोनेट करेंगे और हम शॉ फाउंडेशन को पीछे छोड़कर चीन में शिक्षा के लिए नंबर 1 डोनर बन सकते हैं। फैंग यू बोलते बोलते उत्साहित हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे काम करने के लिए एक नई दिशा दिख रही हो। भले ही वह 30 साल की उम्र में रिटायर न हो पाए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उसकी ज़िंदगी ज़्यादा दिलचस्प होगी। मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, अगले साल इसी समय हम खूब पैसा कमाएंगे, फैंग यू ने जवाब दिया। फैंग यू ने अंदाज़ा लगाया था कि यूज्ड कारों का यह अगला बैच साल के आखिर तक ही बिक पाएगा, लेकिन कम से कम कारों का यह बैच अभी भी लगभग 10 मिलियन का प्रॉफिट ला सकता है। यूज्ड कारों के पिछले बैच से मिले 5 मिलियन के प्रॉफिट, विंड एंड रेन फैंस से हुई कमाई और किरिलेंको के साथ ट्रेड के साथ अगले साल इस समय तक उनके पास लगभग 20 मिलियन RMB होंगे। इस 20 मिलियन से वह एक साल में इसे 200 मिलियन में बदल सकते हैं। जब ऐसा होगा तो वह न केवल स्कूलों को दान करेंगे, बल्कि अपनी बहन से किया वादा भी पूरा करेंगे और एक अस्पताल बनवाएंगे। फैंग यू ने ली शिकियांग को स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं बताया। अब चीन में कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं था। स्टॉक और ट्रेजरी बॉन्ड अभी भी बैंकों या बैंकों की सब्सिडियरी कंपनियों में जारी और ट्रेड किए जाते थे। स्टॉक ट्रेडिंग के लिए नए खरीदार ढूंढने के लिए इश्यूअर से भी गुजरना पड़ता था। ट्रेजरी बॉन्ड के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाला था। उसने कुछ और समय इंतज़ार करने का फैसला किया, जब तक वह नई पॉलिसी की घोषणा से पहले शेयर खरीदना शुरू नहीं कर देता। इस समय में उसे सोंग शियाओफेंग को मारने के बारे में सोचना चाहिए। लेखक का नोट, अगला प्लॉट सोवियत संघ के साथ व्यापार के बारे में होगा। इससे पहले कि फैंग यू कोई आइडिया सोच पाता, सोंग शियाओफेंग चला गया था। अफवाहें थीं कि वह अपनी चोटों से ठीक नहीं हुआ था और इलाज के लिए दक्षिण चला गया था। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि सोंग शियाओफेंग सोंग लाओसी का अगुआ था और सोंग लाओसी बिंग सिटी छोड़ने की तैयारी कर रहा था। दूसरी अफवाह की बात करें तो फैंग यू को इस पर यकीन नहीं है। सोंग लाओसी इतने सालों से बिंग सिटी और लोंगजियांग प्रांत में काम कर रहा था और सबसे ताकतवर बॉस भी बन गया था। उसके प्रांतीय सरकार के अधिकारियों से भी कनेक्शन थे। उसने ये भी शेखी बघारी कि वह सरकार के नंबर 2 का खास मेहमान है। वह ये जगह कैसे छोड़ सकता था? इसके अलावा फैंग यू को अपनी पिछली जिंदगी से याद आया कि सोंग लाओसी बिंग सिटी में पकड़ा गया था, लेकिन ये 2 साल बाद की बात है। साथ ही सोंग लाओसी के घमंडी और बदला लेने वाले स्वभाव को देखते हुए वह अपने भतीजे को नुकसान पहुंचाने वालों से बदला लिए बिना कैसे जा सकता था। लेकिन ये कहना भी सही नहीं था कि सोंग शियाओफेंग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चला गया था। डॉक्टर और नर्स के डिस्चार्ज होने के साथ ही सोंग शियाओफेंग को अपनी चोटों से ठीक हो जाना चाहिए था। अगर वह ठीक नहीं होता तो डॉक्टर और नर्स या तो मर चुके होते या उनका एक हाथ या पैर गायब होता। सोंग शियाओफेंग सच में बिंग सिटी छोड़ चुका था। क्रिप्पल वांग ने इसकी पुष्टि की। उसके आदमियों ने अपनी आंखों से देखा था कि सोंग शियाओफेंग शेनज़ेन के लिए एयर टिकट लेकर प्लेन में चढ़ गया था। सोंग शियाओफेंग चला गया था और फैंग यू को राहत मिली। सोंग लाओसी उसे ढूंढने नहीं आया। इसका मतलब था कि उसे इस घटना में फैंग यू के शामिल होने और उसकी भूमिका के बारे में पता नहीं था। खैर, अब तीनों ही लोग नीचे रहकर पैसा बनाने पर ध्यान दे रहे थे। कोई भी ज़माना हो, जब भी एक तय मात्रा तक पैसा जमा होता था तो वह ताकत और अधिकार में बदल जाता था। कंपनी ने अपना नॉर्मल ऑपरेशन भी फिर से शुरू कर दिया था। वुज़ीगांग और बाकी लोग सेकंड हैंड लग्जरी कारों की डोर टू डोर बिक्री करते रहे।
फैंग यू ने उन्हें सीधा सादा समझाया, जाओ और उन बॉस को ढूंढो जिनका अपना बिजनेस है। ये लोग अच्छा दिखना चाहते हैं और अपना स्टेटस दिखाना चाहते हैं। अगर दूसरे लोग लग्जरी कारें चला रहे हैं तो वे एक क्यों नहीं खरीदेंगे। हालांकि सभी कारें यूज्ड कारें थीं, अगर कोई यह नहीं बताएगा तो किसे पता चलेगा। साथ ही कीमतें एक इम्पोर्टेड मर्सिडीज बेंज की कीमत से आधी से भी कम थीं। फिर भी यह एक बेहतरीन डील थी। अगले 6 महीने कारें बेचना उनके स्टाफ के लिए एकमात्र काम बन गया। 2 बैच, कम से कम 100 कारें, और साल के आखिर से पहले बिक जानी चाहिए। फैंग यू अब भी हर दिन दूसरों को मिलिट्री ट्रेनिंग करते हुए देख रहा था। अपने झूठ पर कायम रहना जरूरी है। वह अब ट्रेनिंग में शामिल नहीं हो सकता। आखिरकार मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म हो गई और स्कूल ऑफिशियली शुरू हो गया। क्लासरूम छोटे नहीं थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। डेस्क पुराने थे और उन पर पिछले बैच के स्टूडेंट्स की बनाई हुई ग्राफिटी साफ दिख रही थी। फैंग यू को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि टीचर ने एक ही जेंडर के 2 लोगों को एक साथ बिठाया। सिर्फ मेल फीमेल का अरेंजमेंट कजिन की जोड़ी का था। इस जमाने में स्कूलों ने स्टूडेंट्स को रिलेशनशिप में पढ़ने से रोकने की बहुत कोशिश की। ये बहुत ही गलत था। स्कूल कैंपस में हर जगह लाल आर्मबैंड पहने टीचर कहीं से भी आ जाते थे। अगर उन्हें लड़के और लड़कियों का हाथ पकड़े हुए दिखता तो वे उनके नाम लिख लेते, स्टूडेंट से खुद के बारे में सोचने के लिए एक लेटर लिखने को कहते और स्टूडेंट के पेरेंट्स को बुलाते। अगर वे किस करते हुए पकड़े जाते तो यह और भी बुरा होता। डिमेरिट पॉइंट्स मिलते और स्टूडेंट्स को स्कूल बदलने के लिए मजबूर भी किया जा सकता था या उन्हें स्कूल से भी निकाला जा सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह स्कूल के समय में था या स्कूल के समय के बाद, चाहे वह सुबह सुबह स्कूल के मैदान में हो या देर रात स्टेडियम में। टीचिंग डिपार्टमेंट के लोग स्टूडेंट्स को तब पकड़ने के लिए इंतजार कर रहे होंगे जब उन्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी। फैंग यू सच में उनसे सवाल करना चाहता था, क्या हाई स्कूल में रिलेशनशिप में आना अभी भी जल्दी माना जाता है? इस तरह के दबाव से शायद कुछ रिश्ते खत्म हो गए हों, लेकिन इससे स्टूडेंट्स और ज़्यादा बागी हो गए। टीनेज स्टूडेंट्स उस स्टेज पर होते हैं जहां वे बागी होते हैं। आप हमें जितना ज़्यादा ऐसा करने से रोकेंगे, हम उतना ही करेंगे। यही एक वजह थी कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इतने जंगली और क्रेजी थे। उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता था और जैसे ही नियम ढीले हुए, उनके लिए खुद को खोना आसान हो गया। उन बात मानने वाले और ईमानदार स्टूडेंट्स का क्या? उन्हें अभी गर्लफ्रेंड नहीं मिल पा रही थी और यूनिवर्सिटी के लिए भी यही होगा। काम शुरू करने के बाद उन्हें ब्लाइंड डेट्स या उन अनचाही लड़कियों पर निर्भर रहना होगा। उनकी ज़िंदगी में बहुत सारा मज़ा छूट जाएगा। फैंग यू बागी तो नहीं था, लेकिन वह टीचर की बात भी नहीं सुनता था। वे कह सकते हैं कि इस उम्र में जो स्टूडेंट रिलेशनशिप में थे वे जिम्मेदारी नहीं उठा पाते थे, लेकिन फैंग यू अलग था। वह करोड़पति था और वह लीना के प्रति जिम्मेदार होगा। दोपहर में स्कूल के कैफेटेरिया में फैंग यू और लीना एक ही टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। फैंग यू जैसे आसपास कोई और नहीं था, उसने कई स्टूडेंट्स का ध्यान खींचा जब उसने अपनी चॉपस्टिक से लीना के लिए खाना उठाया। अरे, वे दोनों फ्रेशमैन होंगे। वे रिलेशनशिप में लगते हैं। यूनिफॉर्म से आप बता सकते हैं कि वे फ्रेशमैन हैं। वे काफ़ी डेयरिंग हैं और उन्हें बड़े चूहे के चुपके से आकर उन्हें पकड़ने का डर नहीं है। बिग रेड निकनेम था जो उन्होंने डिसिप्लिन मास्टर को दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे ग्रे सूट पहनना पसंद था और वह कहीं से भी आ जाता था। मैंने तुम्हारे लिए एक लाल स्कर्ट खरीदी थी। क्या तुमने बताया नहीं कि कल तुम्हारी डेस्कमेट की लाल स्कर्ट बहुत सुंदर थी? मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। लीना शर्मा गई। फैंग यू ने जो भी गिफ्ट दिए वह उसे पसंद आए, लेकिन उसे दूसरे स्टूडेंट्स की गॉसिप से भी डर लग रहा था। ये फार्म नहीं था, ये शहर था। क्या होगा अगर उन्हें डिसिप्लिन ऑफिस में बुलाया जाए और डिसिप्लिनरी ऑफिसर कैफेटेरिया में लंच कर रहे थे और उन्होंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक तरफ देख रहे हैं। वह खड़े हुए और दूसरी तरफ देखा। उन्हें तुरंत गुस्सा आ गया। स्कूल के नियमों में साफ लिखा है कि स्टूडेंट्स को रिलेशनशिप में रहने की इजाज़त नहीं है, फिर भी उन्होंने स्कूल के नियमों को खुलेआम तोड़ने की हिम्मत की। उन्हें कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। वह जल्दी से वहां गया, जैसा वह पहले करता था। वह इन दोनों स्टूडेंट्स को दूसरों के सामने डांटने के लिए तैयार था। उसे उन्हें उनकी गलती बतानी होगी और उनसे सेल्फ रिफ्लेक्शन लेटर लिखवाना होगा। अगर ज़रूरी हुआ तो वह उनसे स्कूल के सामने उनका सेल्फ रिफ्लेक्शन लेटर पढ़वाएगा। आमतौर पर जब वह आता था तो स्टूडेंट्स उसकी डांट मान लेते थे और सज़ा से बचने के लिए उससे मिन्नतें भी करते थे। लेकिन आज उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का उसे इग्नोर करेगा। ऐसा लग रहा था जैसे लड़के ने उसे देखा ही नहीं। वह गुस्से में आ गया और उसने लड़के स्टूडेंट का हाथ पकड़ लिया। फैंग यू का हाथ पकड़ा गया, लेकिन उसने हाथ झटक लिया। तुम कौन हो? क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं खा रहा हूँ? मैं डिसिप्लिनरी ऑफिस से हूँ। आप क्या कर रहे हैं? मैं खा रहा हूँ। तुम अंधे हो? फैंग यू ने जवाब दिया और ऑफिसर ली के चेहरे के सामने हाथ हिलाया जैसे वह देख रहा हो कि वह अंधा है या नहीं। तुम कौन सी क्लास से हो?
क्या तुम्हें नहीं पता कि स्कूल में स्टूडेंट्स को रिलेशनशिप में रहने से मना किया जाता है? अपने पेरेंट्स को बुलाओ, अपने पेरेंट्स को ज़रूर बुलाना चाहिए। ऑफिसर ली गुस्से में थे। ये स्टूडेंट बहुत घमंडी था, इसे सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी सज़ा। आप हम पर इल्ज़ाम मत लगाइए, हम तो बस क्लासमेट हैं। क्या स्कूल के नियमों में यह नहीं लिखा है कि स्टूडेंट्स को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए? हम तो बस साथ में खाना खा रहे हैं, क्या गलत है? फैंग यू ने जवाब दिया, स्टूडेंट्स को रिलेशनशिप में आने से रोकना गलत नहीं था, लेकिन सिर्फ रोकने के लिए रोकना नहीं चाहिए। फैंग यू ने उससे बहस करने और ये देखने का पक्का इरादा कर लिया था कि कौन ज़्यादा बातूनी है। बाकी स्टूडेंट्स हैरान रह गए। ये फ्रेशमैन बहुत घमंडी था और उसने ऑफिसर ली से भिड़ने की हिम्मत की। ट्रांसलेटर नोट्स: मुझे लगता है कि 80 और 90 के दशक में बहुत कम स्टूडेंट्स टीचर्स या अथॉरिटी वाले लोगों से बात करने की हिम्मत करते थे। ओबीडियंस टू अथॉरिटी: साइकोलॉजी में ओबीडियंस पर एक दिलचस्प स्टडी है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप द मिलग्राम एक्सपेरिमेंट पढ़ सकते हैं। यहाँ हर कहानी का एंड अगले राज की शुरुआत होता है। स्टोरी लूप इंडिया, सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट स्टोरी।